अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप और कैसी जा रही है आपकी तैयारी। तो जनाब आज की वीडियो में कुछ अहम बातों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान अफेयर से, एमपीटी से और करंट अफेयर से रिलेटेड है, स्पेशली वर्ल्ड हिस्ट्री अगर मैं कहूं तो। इस हिस्ट्री को जाने बगैर आप पाकिस्तान अफेयर्स को और करंट अफेयर्स को समझ नहीं सकते। और दूसरा जो आज की वीडियो में मैं बातें कवर करूंगा वो आपके एमपीटी के अंदर बहुत ज्यादा काम आने वाली। क्यों? क्योंकि भाई आज की वीडियो में मैं आपको मोहम्मद बिन कासिम से रह के एडवेंट ऑफ इस्लाम बताऊंगा कि इस्लाम इंडिया में कैसे आया, फिर इस्लाम जब इंडिया में आ गए तो फिर वहां से जो एडमिनिस्ट्रेशन कायम हुई, इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो कैसे चली, जिसे कहा जाता है कि इंडिया के ऊपर मुसलमानों ने 1000 साल रूल किया। वो तमाम हिस्ट्रीज में दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल अंपायर तक, और मुगल अंपायर का डिक्लाइन कैसे हुआ और फिर यहां पर अंग्रेजों ने अपनी कुव्वत को कैसे जमाया, ये तमाम चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और मेरी कोशिश होगी कि इस पूरी वीडियो में यानी कि हम एडवेंट ऑफ इस्लाम से लेके पाकिस्तान आजाद करवाने तक और वो तमाम जद्दोजहद को भी हम देखेंगे 1857 से लेके 1947 तक, यानी कि हमने पूरा पाकिस्तान आज आजाद करवाना है। हमने पहले इस्लाम को लाना है, उसके बाद हमने पाकिस्तान आजाद करवाना है। यानी कि ये जो तमाम पूरे पीरियड की हिस्ट्री है ना, इसको मैं आज डिस्कस करूंगा। हो सकता है ये वीडियो लंबी हो और ये 2 लेक्चर्स के अंदर आए, लेकिन इस वीडियो को आपने शुरू से लेके एंड तक देखना है क्योंकि ये बहुत अहम होने वाली है। अगर आपको ये हिस्ट्री का यकीन जाने का, अगर आपको हिस्ट्री का नहीं पता तो आपके लिए आज के करंट अफेयर्स को समझना और पाकिस्तान अफेयर्स के एमसीक्यूज को, स्पेशली जो एमपीटी के अंदर एमसीक्यूज आ रहे हैं, उनको करना काफी मुश्किल हो जाए। सो आई एडवाइज यू कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और इन 2 लेक्चर्स को कोशिश कीजिएगा कि आप मुकम्मल देखें और इससे सीखें। और जो चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उनके आपने स्क्रीनशॉट्स ले लेने हैं और उनको फिर बार बार रिवाइज करना है, स्पेशली एमपीटी से 1 हफ्ता पहले आपने स्टार्ट कर देना है। ठीक है जी, तो चलिए अब आते हैं वीडियो की तरफ। तो ले जी, हम आगाज़ करते हैं अपने लेक्चर का। सबसे पहले आपको एक छोटी सी बात यहाँ पे बता दूँ, वो ये है कि इस लेक्चर्स के अंदर ये जो रजिस्टर है ना मेरा, ये पूरा पाकिस्तान अफेयर्स का प्री पार्टीशन का है, इसके अंदर ना कुछ मिस्टेक्स ग्रामेटिकली होंगी। ठीक है, तो वो मैं साथ साथ आपको बताता जाऊँगा, आपने वो भी नोट डाउन कर लेंगे जिससे आपकी इंग्लिश की जो ग्रामेटिकल एरर्स है ना वो भी आपको हाईलाइट होते रहेंगे। दूसरी बात ये कि यार इसमें कुछ मैप्स आएंगे जिसमें आपको बताऊंगा कि मैप्स के थ्रू आप किस तरह जान सकते हैं कि भाई इंडिया के अंदर किस तरह से मुसलमानों ने इन्वेड किया, बाहर के लोगों ने इन्वेड किया। ठीक है जी, हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर का। अच्छा, तीसरी बात इसमें मैंने आपको ये बतानी है कि इसमें कुछ वर्ड्स भी ऐसे आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये आ रहा है कन्फ्रंटेशन है, इस तरह और भी आपको बहुत सारे वर्ड्स नजर आएंगे जिसके मैंने 7 मायने भी लिखे हुए हैं। अच्छा, ये कुछ आपने याद रखें, इन्हें हम बोलते हैं जार्गन्स। ठीक है, और यही जार्गन्स आपने पूरे पेपर के अंदर जब आपने हिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसके अंदर आपने यही जार्गन्स इस्तेमाल करने हैं, यही लफ्ज आपने इस्तेमाल करने हैं, जिसके लिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपने पास एक रजिस्टर रख लें और एक पेंसिल रख लें। जो जो वर्ड्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जो आपने पहले यहाँ नहीं सुने, वो आप साथ लिख लें और वही वर्ड्स आपने यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं जब भी आपने हिस्ट्री का क्वेश्चन करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए हम लेक्चर का आगाज करते हैं। तो जनाब ये वो मैप है, ये मैप है इंडिया का और ये वाला वो इलाका है जहां से कोई भी आउट ऑफ इंडियन जो है ना वो यहां से आता है। इसमें से इंडिया में दाखिल होने के 3 रास्ते हैं। सबसे पहला है गोमल पास, खैबर पास और है बोलन पास, और ये तीनों के तीनों इलाके किसको लगते हैं? अफगानिस्तान को। इसीलिए देखेंगे अफगानिस्तान की जो अहमियत थी वो बड़े सगीर में बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि कोई भी इन्वेडर बाहर से आता था तो वो इन्हीं 3 इलाकों से आता था। बाकी जो इलाके ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हिंदुकुश के पहाड़ हैं, यहाँ पे हिमालय के पहाड़ हैं, यहाँ पे सुलेमान के कोहे सुलेमान है, मतलब यहाँ पे पहाड़ हैं, और सिर्फ ये 3 इलाके ही बचते हैं जहाँ से कोई भी इन्वेडर एंटर होता है बरसगीर के अंदर। तो ठीक है जनाब, आपको ये मैप समझ आ गया। अब मैं आता हूँ राइज ऑफ इस्लाम के ऊपर। आप अपने मैप ये नहीं बोलना, ठीक है, आप इसको ड्रॉ कर लें। अच्छा जी, अब हम आते हैं राइज ऑफ इस्लाम के ऊपर। मेरे ख्याल से आपको अच्छे तरीके से पता ही होगा कि राइज ऑफ इस्लाम कैसे हुआ था। प्रॉफिट थे सबसे पहले और आपने हिजरत कर ली थी फिर मक्का से मदीना की तरफ। अब इस चीज़ में जो समझने की ज़रूरत है ना इस जगह पे, वो ये आपको ये मैप है। ये मैप देखें, ये सऊदीया का मैप है जिसे हम अरेबियन पेनिनसुला बोलते हैं। ये देखिए, मक्का से आप मदीना गए थे, ठीक है, और यहाँ पे अपनी अपनी पहली इस्लामी रियासत कायम की थी। अच्छा, इसके लेफ्ट साइड पर जो है ना, इसके हम लेफ्ट तो नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलते हैं वेस्ट वाली साइड। तो वेस्ट वाली साइड पे रेड सी लगता है, इसकी ईस्ट वाली साइड पे अरेबियन सी लगता है, और उसके नॉर्थ वाली साइड पे यानी कि नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पे लगता है पर्शियन गल्फ। ठीक है, अब अपने मैप समझ लिया। अब जो काम की चीज़ है ना वो ये वाला मैप है। इस मैप के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि जनाब मुसलमानों ने जो अपनी एक्सपेंशन की है ना वो कैसे की है, और यही हमारे लिए समझना बहुत अहम है। अब देखें, सबसे पहले आए हमारे खुलफा राशिदीन। खुलफा राशिदीन के बाद जो ताकत गई थी ना वो गई थी बनो उमैया के पास। ठीक है, जिसे और बनो उमैया रहते 661 से लेकर 750 तक, और उसके बाद इनको कनकर कर लिया था किसने? अब्बासियों ने। सही है, तो ये वो टेरिटरी थी जो कि बनो उमैया के पास थी। अब आप देखें कि इस्लाम यहाँ से लेके कहाँ तक फैला। ये तकरीबन सारा नॉर्थ अफ्रीका आ जाता है। ठीक है, इसमें नॉर्थ अफ्रीका वाले कंट्रीज कौन कौन से हैं जल्दी से मुझे बता दें जनाब। इसमें सबसे पहले इजिप्ट है, लीबिया है, अल्जेरिया है, सूडान है, एंट्रिया है। ये वो तमाम कंट्रीज हैं जो कि मुसलमानों के अंडर कंट्रोल थे उमैया में। और उसके बाद देखें इस वाली साइड से अरेबियन पेनिनसुला और
पर्शियन वाला सारा इलाका, इवन कि अफगानिस्तान भी आप इसे इंक्लूड करें, और ये सारा पर्शियन गल्फ आता है। और यूरोप की तरफ इस्लाम अभी नहीं फैला था, ठीक है। यहाँ पे हाँ, यहाँ ये जो इलाका है ये स्पेन वाला इलाका है, तो ये स्पेन भी मुसलमानों के कब्जे में ही था। अब हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं कि ये देखिए कि द फॉलोअर्स ऑफ मोहम्मद सेट अप एन एम्पायर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट अप एन एम्पायर कॉल्ड द कैलिफेट। यस, उमय्या एंड अब्बासिद वर कॉल्ड द कैलिफ। दे वर, आपने याद रखेंगे, दे वर द ओनली वंस दैट स्टार्टेड दैट कॉल्ड देमसेल्फ अ कैलिफ, expanded their rule by the conquest and spread their religion Islam. Yes, the whole North Africa was added in the territory of Umayyad Caliphate. North Africa contains, अब देखिए ये, अब इस्लाम के फैलने की वजह सिर्फ और सिर्फ इस्लाम नहीं था। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि इस्लाम के फैलने की बहुत बड़ी वजह एक इकोनॉमी थी। और एक इकोनॉमी, भाई नॉर्थ अफ्रीका क्यों इन्वेट किया मुसलमानों ने, उसकी सबसे बड़ी वजह थी गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, डायमंड, एवरी, स्लेव्स। ये चीज़ें थी जो कि इंसानों को, सॉरी मुसलमानों को यहाँ से मिलती थी। और स्लेव्स, आपको पता है कि स्लेव्स जो अरब थे, ये लोग तो स्लेव के मतलब बहुत मानने वाले थे। ओके, दीज ऑल थिंग्स हैड वेरी हाई डिमांडेड इन यूरोप एंड इंडिया। और आपको ये पता होना चाहिए कि अरबों ने ही इंडियंस के साथ ट्रेड स्टार्ट की थी, ठीक है। अच्छा, अब ये देखेंगे दीज ऑल थिंग्स हैड वेरी हाई डिमांडेड इन यूरोप एंड इंडिया। क्या क्या जनाब? गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, डायमंड, आइवन, एवरी और स्लेव्स, ये आन के काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी यूरोप में भी और इंडिया में भी। और ये सारा ट्रेड रूट किसके कंट्रोल में था जनाब? ये सारा ट्रेड रूट कंट्रोल था उमैया के कंट्रोल में। और ये देखें ना, यहाँ पे तो लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है जनाब? यहाँ पे रेड सी लग रहा है, यहाँ से रेड सी लग रहा है, और यहाँ पे उसको स्विस कनाल तो नहीं थी, यहाँ से रेड सी जा रहा है, मेडिटेरियन सी को टच होता है। तो यहाँ से जो स्विस कनाल नहीं थी, ये लोग बाय जो सड़क थी ना, मतलब सड़क के थ्रू जाते थे। तो जनाब ये सारा इलाका इनके पास था, जिसकी वजह से जो यूरोपियन थे वो ट्रेड नहीं कर पाते थे इंडियंस के साथ, जिसकी वजह से अब ट्रेड नहीं करोगे, अमेरिका तो अभी ड्राफ्ट हुआ नहीं है, ट्रेड नहीं करोगे तो इकोनॉमी कैसे चलेगी? तो ट्रेड ना करने की वजह से जो थे वो मतलब ये लोग डार्क एजेस के अंदर आ गए थे, ठीक है। और फिर उसके वजह क्रूसेड की बहुत बड़ी रीज़न जो थी ना यार, वो हमें छुपाई जाती है, वो एक इकोनॉमी भी थी। जो फ़लस्तीन को उन्होंने कनकर किया, फ़लस्तीन देखे ना कहाँ लग रहा है, फ़लस्तीन यहाँ लग रहा है ना भाई, तो फ़लस्तीन को कनकर करने की इसराइल वाला इलाका ये रेड सी के साथ ही तो लग रहा है। तो इसको कनकर करने की सबसे बड़ी रीज़न भी तो ये थी कि भाई ट्रेड रूट जो स्विस कनाल वाला इलाका है वो हमारे पास, मतलब स्विस कनाल तो आज हम कहते हैं, लेकिन उस ज़माने हम जो ये वाला इलाका था जो उसका ज़मीनी रास्ता था वो हमारे रास्ते में है, हमारे पास है। फर्स्टली अरेबियन कंट्रोल ऑल द ट्रेड रूट्स टू मेंटेन देयर इकोनॉमी, देन दे डेवलप फ्री कल्चर, यस, एंड दे नेवर स्टॉप क्रिश्चियन एंड हिंदूज के वो अपने अब जो इबादत है उनसे वो रोके। ओके, दे डेवलप एक्सेप्शनली आर्ट, कल्चर, लिटरेचर एंड अदर थिंग्स इन ओके द इस्लामिक एम्पायर बिल्ट बाय द अरब्स could boast of great centers of learning। अब आपने ये बात याद रखनी है कि जो जो इलाके अरबों के पास थे उन्होंने बहुत ज़्यादा क्या हासिल किया जनाब? उन्होंने बहुत ज़्यादा तरकीबी पैसे में, सबसे पहले आता है बगदाद, कायरा जो इजिप्ट का कैपिटल है इस वक्त, उसके बाद दमिश्क आता है, उसके बाद कुर्तुब आता है जो स्पेन का कैपिटल है, उसके बाद बार्सिलोना आता है। All became centers of advanced learning with the establishment of universities. The Arab scholars in Baghdad translated all the Greek classics and also the Hindu books on mathematics. इसलिए जनाब अगर अरब बात करते हैं ना कि अरब हमारे जैसे इब्ने सीना था, इब्ने बतूता था, इब्ने सीना ने किसको पढ़ा था? वो बहुत ज़्यादा मुतासिर था अरस्तू से। तो इन्होंने सारे ग्रीक कल्चर को ट्रांसलेट किया अरबिक लैंग्वेज में और फिर फैलाया अपने लाइब्रेरीज के अंदर। तो लिटरेचर हिस्ट्री की बात की जाए, द कंट्रीब्यूशन ऑफ अरब्स ऑफ टू लिटरेचर वाज प्रोलिफिक। ये अपने वर्ड याद रखें, प्रोलिफिक। अल बरूनी का और इब्ने बतूता का नाम आपने यकीनन सुना होना है क्योंकि ये बहुत बड़े ट्रैवलर्स थे। ओके, दे ट्रैवल वर फॉलोड बाय एक्सटेंसिव ट्रेड विद द कंट्रीज सच एज इंडिया, चाइना एंड द कोस्टल कंट्रीज ऑफ अफ्रीका। कोस्टल कंट्रीज, कोस्टल बोलते हैं, कोस्टल लाइन होती है ना जो कि मतलब एक कंट्री है ना उसके साथ जो पट्टी चल रही है ना किसी साहिल की, उसे बोलते हैं कोस्टल एरिया। Coastal countries of Africa, they bought large amount of spices from the east, ठीक है। स्पाइसेस इंडिया से निकलती थी, ठीक है, वो स्पाइसेस लेते थे यहाँ से। डायमंड्स कहाँ से लेते थे? डायमंड, गोलकोंडा एक इलाका है जहाँ से डायमंड निकलते हैं इंडिया का, ठीक है। और श्रीलंका से वो लेते थे पर्ल्स। इसे हम, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। ये एमसीक्यू भी आया था पाक फिर के, तो सिलोन किसका पुराना नाम है? तो श्रीलंका का। एंड मस्क लेते थे, मस्क बोलते हैं खुशबू को, फ्रॉम तिब्बत, वो जो हिरन के अंदर से निकलती है शायद। Okay, it is no wonder that Baghdad became a great city and capital known for its fabulous wealth. Art and architecture में बात कीजिए तो like the Romans, the Arab became the great builders. Most of their cities were adorned का मतलब होता है बहुत ब्यूटीफुल किसी को सजाना, were adorned with great places, ठीक है, tombs, mosques and other structures. The Arab, आज भी अगर आप जाते हैं स्पेन के अंदर, आप जाते हैं इजिप्ट के अंदर, आप जाते हैं जनाब अल्जीरिया के अंदर, लीबिया के अंदर, स्पेशली आप जाएं सीरिया वाले इलाके में, तो आपको नज़र आएंगे बहुत बहुत आलिशान किस्म की मसाजिद नज़र आएंगी। तो ये क्या था? ये जनाब यही तो हमारा कल्चर था कि वो जो कुछ सीखते थे आर्किटेक्चर के अंदर वो अपने टॉम्स के अंदर, मॉस्क के अंदर वो दिखाते थे,
ठीक है। ओके, उमैया और अब्बासी की बात की जाए तो जनाब आफ्टर द मर्डर ऑफ हजरत अली, यस, उमैया कैलिफेट बिगेन विद द सक्सेशन ऑफ माविया। आज हजरत माविया के सक्सेस किया था किसने? उमैया ने। ओके, हु ट्रांसफर द कैपिटल ऑफ अरब एम्पायर टू दमिश्क। तो कैपिटल वो मुझे जल्दी से आप एक एमसीक्यू बता दें कि माविया के दौर में कैपिटल मुसलमानों का क्या था, ठीक है। बहरहाल जी, जो अब्बासी थे, सॉरी जो उमैया थे, वो कैपिटल लेके चले गए दमिश्क की तरफ, और दमिश्क किसका कैपिटल है ये भी आपने मुझे कमेंट में बताना। ओके, इट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिज सन यजीद दैट द किलिंग ऑफ हुसैन यस करबला हैपेंड। वन ऑफ द ग्रेट अचीवमेंट ऑफ द उमैया की सबसे पहले जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी ना उमैया की, वो क्या थी? वो थी स्पेन। सबसे बड़ी जो अचीवमेंट थी उमैया की वो क्या थी? वो तारिक बिन ज़ियाद का स्पेन को फतह करना था। आज भी अगर आप देखें ना तो ये वाला जो पट्टी है, यानी कि मोरक्को और स्पेन को जो आपस में चीज़ मिला रही इसको बोलते हैं जिब्राल्टर। और जिब्राल्टर ये एक बिगड़ा हुआ लफ्ज़ है, यानी कि ये मतलब ये क्रेडिट दिया गया था। इसका जो असल नाम अरबिक में नाम है ना वो है जबल तारिक, और इसको बाद में बिगड़ के लफ्ज़ बन गया जिब्राल्टर। बेसिकली ये ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं इसको जनरल तारिक को। ओके, तो उमैया डायनेस्टी जनाब रिमेन रही थी 750 तक। उसके बाद अब्बासी आ गए थे, उन्होंने इसको ओवरथ्रोन कर दिया था। अब आपने याद रखना है ओवरथ्रोन, मैं जो बात पहले लफ्ज़ एक से इस्तेमाल कर रहा था उसकी जगह आप इस्तेमाल कर रहे हैं ओवरथ्रोन, ठीक है। ओके, दे शिफ्टेड द कैपिटल, उसने कैपिटल शिफ्ट करके दमिश्क के कहाँ लेके? बगदाद की तरफ। ये भी आपका हमसे याद रहना चाहिए इस्लामियत के अंदर भी, इवन पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर भी, कि भाई बनी अब्बासियों का कैपिटल कौन सा था और बनु उमैया का कैपिटल कौन सा था। तो आपने याद रखा कि बनु अब्बासियों का कैपिटल जो था ना वो कौन सा था? बगदाद था, और बनु उमैया का दमिश्क था। द मोस्ट सेलिब्रेटेड रूलर अमंग जो कैलिफ का जो उनका सबसे मशहूर कैलिफ था अब्बासियों का, वो उसका नाम क्या था? वो उसका नाम था हारून रशीद, ठीक है। आपने नाम यकीनन इस बंदे का सुना होना है, और ये 10th सेंचुरी के अंदर आया था। ओके, द अब्बासी ओके एट द एंड ऑफ द 10th सेंचुरी द अरब एम्पायर गॉट सेपरेटेड टू 3, यस, वो 3 हिस्सों में बन गया था। एक अब्बासी चले गए थे, फातमी जो थे वो मिस्र में चले गए थे, कायरो में, और जो कुर्तुबा में चले गए थे उमैया, ठीक है, स्पेन के अंदर। ओके, बैतुल हिकमा जिसे बोलते हैं हाउस ऑफ विजडम, ये 8th सेंचुरी में फाउंड की थी किस बगदाद के अंदर, और ये किसने की थी? ये हारून रशीद ने की थी। यही सबसे बड़ा इसका कारनामा था। इसे ये वो टाइम है जिसे हम बोलते हैं द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम, ठीक है। उमैया ने अपनी टेरिटरी को कहाँ से एक्सपैंड किया? उन्होंने अपनी टेरिटरी को जनाब बुखारा से लेकर सिंध तक एक्सपैंड किया। सिंध में कब इन्वेट किया मोहम्मद बिन कासिम ने? 712 में, ठीक है। ओके, व्हेन अरब्स conquered the Persia, they expanded Islam there, but accept their culture of administration, cultural system, economic system, and their language. That's why we saw Arabic and Persian language persuading there. अब बड़े गौर से इस बात को सुनेंगे, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था उसने उसका जो सबसे मुश्किल महाज था ना वो था पर्शिया को कनकर करना। और भाई पर्शिया को कनकर करना क्यों? एक तो वो से रहा, ठीक है। दूसरी बात ये कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन दैट वाज सो स्ट्रॉन्ग कि उसको कनकर करना इट इज़ नॉट ईजी टास्क, ठीक है। तो पर्शिया का जो निज़ाम था ना वो अरबों ने उसको एक्सेप्ट किया। तो ये अरबों की बहुत अच्छी बात थी कि वो जिस कल्चर में ये उन्होंने उनका कल्चर अपने अंदर अडॉप्ट करना स्टार्ट किया। इसलिए अमलगमेशन ऑफ, आप देखेंगे ना, और जो उर्दू ज़बान है वो कैसे निकली। उर्दू ज़बान के अंदर में पर्शियन लफ्ज़ भी नज़र आते हैं, फारसी के भी नज़र आते हैं, हमें अरबिक भी नज़र आते हैं। इसीलिए कहा जाता है इट वॉज द अमलगमेशन ऑफ दीज मल्टीपल लैंग्वेजेस। अब हम डेवलपमेंट बात करते हैं, डेवलपमेंट इन वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया की। ओके, द राइज ऑफ इस्लाम, इट्स कंक्वेस्ट ऑफ वेस्ट एशिया एंड ईरान एंड इट्स स्लो एक्सपेंशन इनटू खुरासान। अच्छा, ये वाला जो इलाका ना जो कि इंडिया से ऊपर है, यानी कि आज के जो सेंट्रल एशिया वाला इलाका है उससे बोला जाता है खुरासान, जिसके अंदर अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, सॉरी ये वाले इलाके जो है ना, ये कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारा इलाका खुरासान कहलाता है। ओके, पार्टिकुलर मामला। ओके, हम आगे चलते हैं। ओके, इसमें जो चीज़ें अहम होंगी ना वो आपको बताऊँ। यहाँ पे बुद्धिज़्म का भी राइज होता है, और चाइना और इंडिया के अंदर स्पेशली जो तिब्बत वाला इलाका है वहाँ से बुद्धिज़्म राइज होता है, नेपाल वाले इलाके से। अच्छा जी, यहाँ पे आप ये देखें, ये सबसे अहम है, ये अरब का ट्रेड रूट है। और ये ट्रेड रूट क्या है, इसको आपने बहुत गहराई से समझना है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ये देखें कि ये है अरेबियन पेनिनसुला। ये मैप बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको समझा सकूँ। यहाँ से अरब निकले, ठीक है, यहाँ से अरब निकले, यहाँ से आए इंडिया वाले इलाके में जिसे बोलते हैं मालाबार का इलाका। मालाबार की कोस्ट लाइन आप याद रखें, वेरी फेमस, ठीक है। मालाबार इलाके, यहाँ से फिर कोस्ट लाइन से होते हुए ये बे ऑफ बंगाल से निकलते हुए ये बंगाल पहुँचे, बंगाल से चाइना गए, और ठीक है, और दूसरे वाले इलाके में अगर आ जाए, यहाँ से जो थे अरब नीचे की तरफ आए अफ्रीका में, और अफ्रीका वाले इलाके से यहाँ पे मानेंगे मेडागास्कर से होते हुए सुमात्रा वाले इलाके में, जिसे हम मतलब ऑस्ट्रेलिया से जो ऊपर है सुमात्रा, और फिर यहाँ से इंडोनेशिया। तो ये वो सारा इलाका है जिसे हम बोलते हैं ट्रेड रूट, जो कि अरबों ने जो थी ना वो बनाया। और यहाँ पे यूरोपियंस का आना, उन्होंने यहाँ से इस वाले इलाके से यूरोपियंस का आना बंद किया हुआ था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बहुत सारी जंगों की यही एक फसाद की वजह थी। और ये जनाब इंडिया जिसे हम बोलते हैं गोल्डन स्पैरो,
ठीक है जी, अब हम आगे आते हैं। अच्छा जी, हम इस्लामाइजेशन पढ़ते हैं टर्क्स की। अच्छा, टर्क्स बेसिकली कौन लोग हैं? यहाँ से आपने देखा ये जो इलाके से, खुरासान वाले इलाके से जो लोग यहाँ पे अरब लेकर आ रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं टर्क्स। ठीक है, तो ये बेसिकली असल में टर्क्स थे। अच्छा, ईरानी रूलर जो थे ना ऑफ द एरिया ऑफ द अब्बासी कैलिफर्स के, ये बॉट द टर्क्स एज मर्सनरीज, बेसिकली बोलते हैं किराए के फौजियों को। ठीक है, मर्सनरीज एंड स्लेव्स, एंड रिक्रूटेड देम एज पैलेस गार्ड्स। उनको अपना पैलेस का गार्ड्स बन के, बहुत जो खास दर्जे, मर्सनरीज का आप नाम यकीनन सुना होगा। तो मर्सनरीज बेसिकली वो किराए के फौजी थे जो कि अपने लिए, मतलब इनकी स्पेशल ट्रेनिंग की, जैसे आज के मिलिट्री कमांडोज होते हैं ना, जैसे इस वक्त ये मर्सनरीज थे जो कि सिर्फ पैलेस की, जो कि बादशाह की हिफाजत करते थे। Okay, Turkish immigrants became Islamized, yes. Okay, they assimilated का मुझे जल्दी से मतलब बता दें, ये आपने वर्ड इस्तेमाल करना बहुत अहम है। They assimilated the Iranian language and culture which was dominant in the region, yes. Okay, even earlier, both Arabic and Persian had been the language of the ruling class, and Persian culture and administrative practices had influenced the Abbasi, ये हमने पहले पढ़ लिया। Okay, Turks fought the Turkish tribes which had not yet converted and later expanded into India. Their dynasties came। अच्छा जी, अब आपने ये याद रखना है कि अब्बासियों के बाद जो डायनेस्टीज फैली, वो डायनेस्टीज कौन कौन सी थी? उसमें से सबसे बढ़ के निकल आई वो थी सामानियन डायनेस्टी, एक थी गजनवी, और एक थी सल्जूक, और एक थी ख्वारिज़मी। अच्छा जी, ये 4 डायनेस्टीज निकल के अब्बासियों के बाद हमारे सामने आती हैं। और जो सामानियन डायनेस्टी थी ना, उसमें सबसे अहम वो थी वाज रूल बैक। उन्हें कौन रूल कर रहा था? उन्हें पर्शियन जो थे वो रूल कर रहे थे। गजनवी और सल्जूक और ख्वारिज़मी, उनके कौन रूल कर रहा था? तीनों को, उनको टर्क्स थे वो रूल कर रहे थे। और ख्वारिज़मी का आपको अच्छे से पता है, जिसके ऊपर मंगोल ने, यानी मंगोलों यानी कि चंगेज़ खान ने 13वीं सेंचुरी के अंदर और हमला किया और उसे बिल्कुल नीस्तो नाबूद कर दिया। ओके, इन द फिरस बैटल, आपने वर्ड खाली बैटल का इस्तेमाल नहीं करना, आप इसका एडजेक्टिव इस्तेमाल करें, बोलते हैं फिरस। ओके, फिर का मतलब शदीद। ओके, इन द फिरस बैटल फॉर सर्वाइवल इन द सेंट्रल एशिया, मिलिट्री एफिशिएंसी वाज कंसीडर्ड द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। क्योंकि यहाँ पे जो लड़ाई होती थी ना, वो बड़ी ही शिद्दत वाली लड़ाई होती थी, वो आम लड़ाइयों की तरह नहीं थी। उनके जो मंगोल थे वो लड़ने में बहुत माहिर थे, इसलिए टर्कों को भी बहुत बहादुरी से लड़ना पड़ता था। इसलिए आप खुद ब खुद जो है वो लड़ाई तो सीख जाते हैं, उसके साथ आप ये भी सीख जाते हैं कि जनाब लड़ने के लिए जो ताकतवर जिस्म चाहिए वो भी आप पैदा कर लेते हैं। ओके, पॉलिटिकल कंडीशन देखते हैं ऑफ इंडिया की एट द टाइम ऑफ टर्किश इन्वेजन। मैंने आपको बताया कि बेसिकली जो यहाँ पर आए, यानी कि जो वेस्ट से जो लोग इंडिया में इन्वेड किए वो टर्क्स थे। ओके, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज किंगडम ऑफ वेरिंग साइज ऑफ स्ट्रेंथ। द नेबरिंग किंगडम्स कॉन्स्टेंटली इंडल्ज्ड इन वॉरफेयर फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द टेरिटरी। द किंगडम्स वर नॉट बाउंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी। कोई भी वहाँ पे फेडरेशन तो नहीं थी डेफिनेटली। ओके, दो सम ऑफ द किंगडम्स आर वर क्वाइट एक्सटेंसिव पावरफुल थे, और कुछ जो थे वो ऑपोजिट, और यानी कुछ जो थे वो टर्कों के साथ लड़ते रहते थे, उनको भगाने की कोशिश करते रहते थे। लेकिन जब आपके अंदर यूनिटी नहीं है तो कोई भी आपको इन्वेड कर सकता है। आपको वो मिसाल याद होनी है, वो लकड़हारे वाली, जिसमें उसके 3 बच्चे होते हैं। यूनिटी स्ट्रेंथ। ओके, अच्छा जी, ये वो मैप है मोहम्मद बिन कासिम का। ये देखिए, मोहम्मद बिन कासिम यहाँ से आता है, और यहाँ पे सिंध रिवर जिसे बोलते हैं, सिंधु दरिया जिसे इंडिया में बोला जाता है, आपको ये लफ्ज़ याद रहना चाहिए। और ये वाला जो इलाका है सिंध रिवर, जिस सारा इलाका जो था, मतलब मुकम्मल तौर पर दरिया सिंध वाले इलाके को तो कब्जा नहीं करता, लेकिन मुल्तान तक अपनी रियासत जो है ना मोहम्मद बिन कासिम कायम कर लेता है। और उसके ऊपर क्या होता है? उसके ऊपर ये हिंदू शाही किंगडम जो था ना वो एग्जिस्ट करता था, और यहाँ पे दूसरी वाली साइड पे राजपूत थे। अब हम आते हैं मुसलमानों के रूल के ऊपर, सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। तो आप ये देखिए, सबसे पहले जो मुसलमानों ने रूल किया उसमें सबसे पहले सल्तनत थी, उसका नाम था गजनवी एम्पायर। यस, 977 से लेके 1186 तक ये रही थी। ओके, वाज अ डायनेस्टी ऑफ टर्किश रीजन दैट रूल्ड इन खुरासान वाले इलाके में। आपको पता था खुरासान वाला का कौन सा है? ओके, अफगानिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी वाज कौन था? जो इसका गजनवी का जो फाउंडर था वो था सुकुतगीन। यस, or he was formed Turkish slave who was recognized by the Samanid as governor of Ghazna. Okay, as a Samanid dynasty, जिस तरह से सामान्य डायनेस्टी जो थी ना वो वीक होना स्टार्ट हुई, इसने अपनी पोजीशन को गजनवी के अंदर, ये वाला गजनी का इलाका आप ये देख रहे हैं, ये गजनी है। आज का जो अफगानिस्तान है वहाँ पे जो बिल्कुल इलाका गुमल पास के बिल्कुल साथ जो लगता है ना काबुल के नीचे, वो है गजनी का इलाका। यहाँ पे गजना में, यहाँ पे उसने अपनी सल्तनत को कायम कर ली। जिसमें सामान्य एम्पायर वीक हो रही थी ना, यहाँ पे उसने अपनी एम्पायर कायम कर ली। ठीक है, उसका सन महमूद रूल कंटेन द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। यस, उसने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाई और इन्वेड किया किसके ऊपर? इंडिया के ऊपर 17 टाइम्स। इसका नाम था महमूद गजनवी। ठीक है, सो गजनवी पावर रीच्ड इट्स ज़ीनत, ये आपने लाजमी लफ्ज़ याद रखें, रीच्ड इट्स ज़ीनत ड्यूरिंग द महमूद रीजन। यस, महमूद गजनवी के रीजन में अपने बिल्कुल अरूज पर पहुंच गई थी। ओके, ही क्रिएटेड एन एम्पायर दैट स्ट्रेच्ड फ्रॉम द ऑक्सिस टू द इंडस वैली एंड द इंडियन ओशियन। ये वाला इलाका है जहाँ पे सारा उसने इन्वेड किया था। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बड़े अहम चीज़ों के ऊपर।
अब ये देखें जी, हमने बताया कि 17 टाइम्स उसने इन्वेट किया था। अब इसकी जो जंग हुई थी ना, ये एमसीक्यू के महमूद की जंग जो थी ना, वो सबसे ज़्यादा ही इनिशियल रेड्स वर अगेंस्ट द हिंदू शाही किंगडम, इन विच जो राजा जयपाल था ना, उसको उसने हराया था। कब हराया था जनाब? 1001 के अंदर। 1001 के अंदर उसने राजा जयपाल को शिकस्त दी थी। आपने ये लफ्ज़ याद, राजा जयपाल का याद रखना, ठीक है। महमूद गजनवी की जो जंग हुई थी वो राजा जयपाल से हुई थी। ओके, आफ्टर हिज डिफीट राजा जयपाल ने अपने आप को जला लिया था, और उसके बाद जो थी ना वो महमूद बहुत सारी दौलत जो थी ना, वो दौलत लूट के ले गया वापस कहाँ पे? अपने इलाके गजना में। अच्छा, ओके, ही वांटेड टू मेक गजनी अ प्रिंसिपैलिटी ऑफ अफगानिस्तान इनटू अ रीजन बिल्डिंग फॉर्मिडेबल पावर इन द पॉलिसीज ऑफ सेंट्रल एशिया। अच्छा, ये वाला इलाका देखें, ये गजनवी एम्पायर कहाँ से कहाँ तक फैल रही है। ये अगर मैप आप देख रहे हो तो ये देखें, ये गजना है, ये ऊपर काबुल है, नीचे कंधार है। तो गजना से वो दाखिल हुआ खैबर पास में, खैबर पास से वो आया लाहौर, लाहौर से आया वो इस वाले इलाके में दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली भी आता है, ठीक है। अच्छा जी, इम्पैक्ट क्या निकला महमूद की इस एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी का? सो जनाब, सबसे पहले तो ये इम्पैक्ट निकला कि एक्सपोजिशन ऑफ इंडियाज़ मिलिट्री, उनकी जो इंडिया की जो मिलिट्री थी उसकी वीकनेस सामने आ गई, एक्सपोज होगी कि इंडिया को भी हराया जा सकता है, ठीक है। और वीकनिंग ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया एज महमूद कैरिड ह्यूज वेल्थ ऑफ यस, सारी दौलत लूट के वो ले गया था। ग्रेट सेट बैक टू इंडियन आर्ट एंड कल्चर, सारा कुछ मतलब ये हुआ था यार, ये रियलिटी है। एक के लिए वो हीरो होता है, दूसरे के लिए वो जीरो होता है। तो हमारे लिए वो मुसलमानों के लिए हम उसे वो हीरो की तरह पेश करते हैं, लेकिन हकीकत अगर देखी जाए, अगर आप रैशनल होकर देखें तो यस, ही प्लंडर्ड अ लॉट। ओके, अपॉर्चुनिटी फॉर इस्लाम। अब दूसरा इसका ये इम्पैक्ट निकला कि इस्लाम की अपॉर्चुनिटी जो थी ना, वो ऊपर वाले इलाके में फैलने की जो थी ना, वो गुंजाइश बनी। नीचे वाले इलाके में, मुल्तान और सिंध वाले इलाके में तो ऑलरेडी इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम ले आया हुआ था। अच्छा, अराइवल्स ऑफ मुस्लिम सेंट्स। अब यहाँ पर मुस्लिम सेंट्स की जनाब वो होती है, वो आते हैं मुस्लिम सेंट्स आते हैं, सूफीज़ आते हैं, जो कि अपने इस्लाम को फैलाते हैं, अपनी क्या कहना चाहिए जनाब कि अपनी तरबियत के थ्रू, अपने पैगाम के थ्रू, जो उनका अमन का पैगाम था उसके थ्रू वो इस्लाम को फैलाते हैं यहाँ पे। ओके, गजनवी पावर वाज चैलेंज की, किसने? सल्जूक ने बाद में चैलेंज की। ओके, द गजनवी वाज वर लेफ्ट इन पोजेशन ऑफ ईस्टर्न अफगानिस्तान एंड नॉर्दर्न इंडिया वेयर दे कंटिन्यू टू रूल अंटिल 1186, जबकि फिर लाहौर, व्हेन लाहौर फेल टू द गोरी, यानी कि गजनी को किसने ओवरथ्रोन किया? गोरियों ने। अब हम आते हैं किसकी तरफ? अच्छा जी, अगर बायोग्राफी आप थोड़ी बहुत जानना चाहते हैं तो आप इसके यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। मैं आगे मूव ऑन कर रहा हूँ। मैं आता हूँ गोरी की तरफ, ठीक है जी। गोरी वाला चैप्टर बहुत है। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमारे पास जो मज़ाइल है ना, उसका नाम है गोरी, और इंडिया के पास जो सबसे बड़ा मज़ाइल है ना, उसका बड़ा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनके पास जो मज़ाइल है इसके मुकाबले का, वो है पृथ्वी मज़ाइल। तो जब इंडिया ने पृथ्वी मज़ाइल बनाया था तो उसके मुकाबले में जो थे वो पाकिस्तानियों ने गोरी मज़ाइल बनाया था, जिसे कहा जाता है जनाब के लॉजिक गोरी आया फिर। ओके, रोज राइज ऑफ गोरी देखते हैं जनाब, द राइज ऑफ द पावर ऑफ द गोरी एंड द एक्ट। ये गोर वाला जो इलाका है ना, ये भी देखें, यहाँ पे आपको मैप नज़र आ रहा है, ये वाला गोर का इलाका अगर आपको यहाँ पे नज़र आए, ये देखें, ये गोर का इलाका है, यानी कि गजनी नीचे था, ऊपर अफगानिस्तान में था, अफगानिस्तान के अंदर इलाका है गोर का, यहाँ से गोरी निकले थे, ठीक है। अब हम वापस चलते हैं, ये देखिए, ये गोर यहाँ से निकल के आया था। ओके भाई, सवाल ये पता होता है कि गोरी जो थे वो इससे इंडिया वाली साइड पे क्यों है, वो यहाँ पे क्यों नहीं गए? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे मुसलमानों की अपनी एक डायनेस्टी थी, ठीक है, जिसकी वजह से जो सल्जूक थे वो उनको नहीं आने देते थे यहाँ पे, इसलिए उसने एक्सपैंड किया इंडिया की तरफ, ठीक है। सो इन 1163 गोरी गयासुद्दीन मोहम्मद अज्यूम द थ्रोन ऑफ गोरी, ठीक है, जो उनका पहला था, उसका नाम क्या था? गयासुद्दीन मोहम्मद। और ही अपॉइंटेड हिज यंगर ब्रदर महमूद गोरी, जिसका नाम था, महमूद गोरी का ये एमसीक्यू है, महमूद गोरी का असल नाम क्या था? मौजुद्दीन, रूलर ऑफ गजना, ठीक है। दिस यूनिक पार्टनरशिप इनेबल वन ब्रदर महमूद गोरी टू एंगेज ऑल हिज एनर्जी टू इंडिया, टू कनकर इंडिया। ओके, इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जब ये बहुत अहम एमसीक्यू कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन किसके दरमियान लड़ी गई थी? जनाब, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन लड़ी गई थी पृथ्वीराज चौहान और महमूद गोरी के दरमियान, और मोहम्मद गोरी के दरमियान। अच्छा, 1191 में लड़ी गई थी, जिसमें 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को शिकस्त दे दी थी, और फिर मोहम्मद गोरी ने ये तहिया कर लिया था कि जब तक मैं इंडिया पर हमला नहीं कर देता, मैं पृथ्वीराज चौहान को नहीं हरा देता, तब तक मैं अपना लिबास भी नहीं बदलूंगा, ना ही अपने किसी बीवी से मिलूंगा। और फिर उसने ऐसा किया, और फिर वो ज़मीन पे सोता रहा, और जनाब अगले साल उसने बहुत बड़ी एक फतह हासिल की, जिसमें उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ये एक बहुत बड़ी बैटल होती है, बैटल को मैं जाने की जरूरत नहीं, मैं आगे मूव ऑन कर रहा हूँ। मोहम्मद गोरी की शॉर्ट बायोग्राफी ये भी आप पढ़ लीजिएगा। अब हम आते हैं यहाँ पे, ये बहुत अहम है कि महमूद गोरी के बाद जो सल्तनत थी ना, वो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के पास। तो जनाब, इन 1206 में महमूद गोरी हैविंग सेटल्ड द अफेयर्स इन इंडिया लेफ्ट ऑल द अफेयर्स
इन इंडिया इन हैंड्स ऑफ हिज स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ पे इस्लाम हमें नजर आता है जनाब, ये इस्लाम का सबसे अहम और बहुत ही सबसे जिसे कहना चाहिए काबिल तारीफ पहलू ये है इस्लाम का कि इस्लाम ने स्लेव्स को भी जो थी ना वो बादशाहों का रुतबा दिया उनके अमाल के मुताबिक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका स्लेव था, बहुत अच्छा समझदार स्लेव था, मतलब इस तरह से स्लेव नहीं था जो हमारी डेफिनेशन, जो हमारे दिमाग में स्लेव की डेफिनेशन बनी है वो वाला स्लेव नहीं था डेफिनेटली। तो बहरहाल ये कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का स्लेव था जिसने बाद में इसका थ्रोन संभाला। अब एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है जिसे बोलते हैं दिल्ली सल्तनत। उसका सबसे पहला रूलर कौन था? वो था मोहम्मद गोरी। अच्छा, ये उसकी सल्तनत को मैंने डिफाइन किया हुआ, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से आगे पढ़ लीजिएगा अगर आपको बेहतर लगे। मैं आता हूँ स्लेव डायनेस्टी के ऊपर जो कि स्टार्ट हुई है 1206 से 1290 तक। तो जनाब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की, ठीक है। ये उसकी शॉर्ट बायोग्राफी है कुतुबुद्दीन ऐबक की, और इसका आपने ये बस ये याद रखना है कि इसका जो इसने कुतुब मीनार बनाया था, ठीक है, और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो थे ना वो इसके सूफ़ी टीचर थे। आपने ये दो चीज़ें अहम है, और बाकी बायोग्राफी है ये आप छोटे से पढ़ लीजिएगा। अच्छा जी, ये वो मैप है जो मैं बताता जनाब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कितना अब एम्पायर जो था वो इंडिया का अपने अंडर ले लिया। तो अब ये देखें, ये गजनी का इलाका, काबुल का इलाका, पेशावर का, ये लाहौर का, दिल्ली, अजमेर, मुल्तान, ये तमाम इलाका जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक और या क्या नाम है इसका, शमसुद्दीन इल्तुतमिश के पास था, ठीक है। अब हम आते हैं इल्तुतमिश की तरफ जनाब, जो उसका सेकंड सक्सेसर था। ओके, ही बिलोंग टू टर्किश ट्राइब, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली की तरफ ले गया था, और ही सेव्ड इंडिया फ्रॉम द राथ ऑफ चंगेज खान। ओके, he completed the construction of कुतुब मीनार, he introduced Arabic coinage of silver and copper। ये अपने याद रखने, सबसे पहले जो सिल्वर एंड कॉपर की जो कॉइनेज थी, अरबिक कॉइनेज, वो कौन लेके आया था? वो इल्तुतमिश लेके आया था। ये बहुत अहम सी ये इसकी बायोग्राफी, ये भी आप पढ़ लेंगे आई होप। अच्छा, ये उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये बहुत अहम है, ये इस पैराग्राफ को पढ़ना और समझना। देखिए, इल्तुतमिश वाज द ओनली वन जिसने एक स्टार्ट किया था जिसे बोलते हैं 40 स्लेव, उसे हम बोलते हैं तुर्कान चहलगनी। ये एक उसने 40 एडमिनिस्ट्रेटर बनाए थे, बेसिकली वो 40 स्लेव हम कहते हैं, लेकिन हम 40 एडमिनिस्ट्रेटर मैं उन्हें कहूँगा कि 40 बंदे उसने सेलेक्ट किए थे, बहुत अहम, जो अपने बड़े बड़े स्लेव थे ना उनको सेलेक्ट किया और उनको बड़ी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लगाया। ये इल्तुतमिश का बहुत बड़ा एक कारनामा। जैसे आज के हम एक ब्यूरोक्रेसी को देख लें, या आज के हम एक छोटी सी एक पार्लियामेंट को देख लें कि यार ये इलाके जो है ना वो इनके फ़लानी जगह का ये मिनिस्टर है, फ़लानी का ये मिनिस्टर है, रेबिलिटी का ये जनरल है, ये ब्यूरोक्रेसी का संभालेगा, ये तमाम चीज़ें थी ना वो उसने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर की थी। अच्छा जी, इसकी जो बेटी थी ना उसका नाम था रज़िया सुल्ताना। तो रज़िया सुल्ताना वाज द ओनली वन इन द हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम रूल जिसने सबसे ओनली वन एंड द फर्स्ट वन जिसने मुस्लिम रूल के अंदर सबसे पहले जो था ना वो एक खातून हो के रोल किया था, ठीक है। ओके, और नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ द ममलूक डायनेस्टी हैड द टाइटल ऑफ सुल्तान यूज्ड टू एड्रेस अ वुमेन बिकॉज अ वुमेन हैड नेवर रूल्ड बिफोर, ठीक है। और इसका रूल कब से कब तक था? 1236 से लेकर 1240 तक इसका रूल था। आपने ये याद रखना है, इसके रूल का जो टाइम पीरियड था वो सिर्फ 4 साल का था, क्योंकि लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आती थी यार, क्योंकि वो लोग जो थे ना, हमारा जो हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है ना वो एक्सेप्ट नहीं करती थी इस चीज़ को, कि ना ही हमारा इस्लामिक कल्चर इस चीज़ को एक्सेप्ट करता था। बेसिकली इस्लामिक कल्चर तो एक्सेप्ट करता है, लेकिन इस्लाम तो एक्सेप्ट करता है, लेकिन हमारा इस्लामिक कल्चर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता कि एक औरत के अंडर हम जो है ना वो उसका हुक्म माने। तो ये एक गलत बात थी। बहरहाल इसलिए इसका चार साल के अंदर इतनी ज़्यादा वो क्या उसे कहना चाहिए कि वो पॉलिटिक्स होना स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से उसका जो ओवरथ्रोन कर दिया गया, ठीक है, उसकी रूल को। और ये उसकी शॉर्ट बायोग्राफी है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है। और ये आपने याद रखना कि नाम रज़िया वाज एन एफिशिएंट रूलर एंड पोजेस्ड ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ मोनार्क। अच्छा जी, उसके बाद आता है गयासुद्दीन बलबन। और गयासुद्दीन बलबन जो है ना वो 1246 से लेकर 1266 तक प्राइम मिनिस्टर है। उसके बाद 1266 से लेकर 1287 तक जनाब ये सुल्तान रहा है। ओके, ही वॉज द लास्ट वजीर ऑफ नासिरुद्दीन महमूद, ही प्रोक्लेम हिमसेल्फ ज़िले इलाही। आपने याद रखना गयासुद्दीन बलबन वाज द ओनली वन एंड द फर्स्ट वन जिसने सबसे पहले ये टाइटल लिया ज़िले इलाही का। आपने यकीनन अकबर की वो मूवीज़ तो देखी होगी जिसमें अकबर को लोग आके कहते हैं ज़िले इलाही। तो बेसिकली ज़िले इलाही का मतलब क्या होता है? शैडो ऑफ गॉड, ये इसका मतलब होता है। ओके, ही इंट्रोड्यूस्ड ऑल पर्शियन कस्टम एंड फेस्टिवल लाइक सजदा एंड पैबोस। सजदा पैबोस आपको पता है वो क्या होता है कि आप जो भी बंदा दरबार में दाखिल होगा वो सबसे पहले बादशाह को सजदा करेगा और उसके हाथ को चूमेगा। ये था जो उसने इंट्रोड्यूस किया था गयासुद्दीन बलबन ने। ओके, ये इसकी बायोग्राफी है। ये 9 सुल्तान था ममलूक डायनेस्टी का। आपने याद रखना ममलूक डायनेस्टी और स्लेव डायनेस्टी ये एक ही है। ये इसकी अर्ली लाइफ थी। ये सुल्तान बनने का काम जो था ना ये इसका अहम है, ये इसको पढ़ लेते हैं। बलबन हैड टू फेस अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आफ्टर हिज सक्सेशन टू द थ्रोन।
द पावर ऑफ नोबल्स, नोबल्स कौन थे? ये जो 40 एडमिनिस्ट्रेटर जिसकी मैंने बात की ना, 40 स्लेव जो कि बनाए थे, ये वो थे. Okay, had increased and majority of the numbers of the members of the famous 40 had become disloyal to the throne. ठीक है. Okay, the royal treasury was empty. खजाना खाली था. मंगोल इन्वेड पे इन्वेड करी जा रहे थे. उनका खतरा हर वक्त जो था ना वो मंडलाता था उनके सर के ऊपर. और he knew that in order to be successful despot one must follow the policy of theory of kinship. इसे बोलते हैं theory of kinship. अच्छा, ये आपको बात बड़े अच्छे से समझ आएगी मेंटेस्क्यू की थ्योरी के अंदर भी और मैकियावेली के अंदर भी आपको नजर आएगा. डेफिनेटली उस वक्त मैकियावेली और मेंटेस्क्यू बहुत बाद में है, लेकिन उन्होंने ये बात बड़े अच्छे से की है कि अगर एम्पायर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है ना, तो जो रूलर होना चाहिए ना, दैट शुड बी डेस्पोटिक. ठीक है. उसकी वजह यह है कि वो अपनी जो टायरेंट होना चाहिए रूलर, क्योंकि अपनी जो वो पॉलिसीज अपनाएंगे ना वो बड़ी सख्त होंगी. इसी वजह से किसी भी छोटे इलाके के अंदर ये मजाल पैदा नहीं होगी कि वो उसके खिलाफ रिवोल्ट कर सके. इसकी वजह से ये थी. इसलिए जो बलबन ने पॉलिसी अपनाई जनाब वो काफ़ी ज़्यादा डिस्पोटिक थी. ओके, इसने स्टार्ट किया द पॉलिसी ऑफ किनशिप को. ओके, द कंसेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ किनशिप इज दैट द राइट टू द रोल. अब थ्योरी ऑफ किनशिप क्या है कि जनाब इसको पढ़ लें. द राइट टू द रोल इज गिवन बाय द गॉड एंड नॉट बाय द पीपल, एंड फॉर his actions, whether good or bad, the ruler is answerable and accountable to God, but not to the people he rules. ये है थ्योरी ऑफ किनशिप. ये इसे बोलते हैं डिस्पोटिक रोल. ये है असल डेफिनेशन कि वो खुदा का शेडो है, वो आम आवाम को जवाबदेह नहीं है. ठीक है. ओके, द थ्योरी ऑफ किनशिप प्रपोज्ड बाय बलबन लेड टू द अडॉप्शन ऑफ द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, जिसे बोलते हैं ब्लड एंड आयरन की किसकी पॉलिसी. यूरोपियन हिस्ट्री में आपने ये लफ्ज़ नहीं सुना होगा. यस, द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी वाज अडॉप्टेड बाय बिस्मार्क while he was in the process of unification of Germany. Balban was convinced that the only way to face the internal and external danger, वो क्या थी, वो जनाब की जो रूलर है उसकी पावर और प्रेस्टीज को जो है वो अच्छे तरीके से कायम किया जाए. इसीलिए उसने सजदा को पायबोस को जो था ना वो करा. अच्छा, डिस्ट्रक्शन, उसने जो ये डिस्ट्रक्शन की स्पेलिंग ठीक नहीं है, ये आएगा. अच्छा, जो रूलर जो थे ना, जो 40 जो रूलर्स थे, बेसिकली 40 स्लेव थे, उसको उसने ख़त्म किया और डिस्ट्रक्शन ऑफ 40 से बोलते हैं. द बलबन क्लियरली न्यू दैट द पाथ ऑफ हिज डिस्पोटिज्म द 40 वुड बी अ ग्रेट ऑब्स्ट्रक्शन. ओके, एंड विदाउट देयर डिस्ट्रक्शन ही कुड नॉट अचीव हिज गोल. इसलिए जो 40 जो थे ना, इसे बोलते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ 40. अच्छा, मज़े की बात आप देखें, बलबन खुद भी उनमें से एक था. इसलिए वो जानता था कि अगर मैं जब थ्रोन पे आ गया, इनको मैंने ना किल किया, तो कल को ये मेरे पे आ जाएंगे. ठीक है. और एडमिनिस्ट्रेशन की बात की तो बलबन रीऑर्गेनाइज हिज आर्मी एंड मेड इट स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट. और यस, उसकी डेथ हो गई थी 1287 के अंदर. ओके, ये देखें, ये मुस्लिम डायनेस्टीज़ का ये आप एक इसके क्या स्क्रीनशॉट ले लें, और ये उसकी टाइम पीरियड है. ये आगे भी हम पढ़ रहे हैं. अब हमने ख़त्म किया फिलहाल में स्लेव डायनेस्टी को. अब हम आते हैं बहुत अहम के ऊपर, जिसे हम खिलजी डायनेस्टी बोलते हैं. खिलजी डायनेस्टी का क्या टाइम पीरियड है, वो है 1290 से लेकर 1320 तक. अब हम आते हैं खिलजियों के ऊपर. खिलजी जनाब क्या थे, तो जलालुद्दीन खिलजी थे ना, वो फाउंडर था खिलजी डायनेस्टी का. ठीक है, जिसने 1290 से लेकर 1296 तक हुकूमत की थी. उसके अच्छा असल नाम क्या था जलालुद्दीन खिलजी का, वो था फिरोज. ठीक है. और जलालुद्दीन स्टार्टेड हिज करियर एज एन ऑफिसर ऑफ ममलूक डायनेस्टी एंड अरोज टू एन इंपॉर्टेंट पोजीशन जिसे बोल, और वो सुल्तान कैकबाद की जो एक अहम पोजीशन के ऊपर वो दाखिल हो गया था. ये इसकी शॉर्ट बायोग्राफी है. उसके बाद सुल्तान का पीरियड बहुत अहम है और आपको ये अच्छे से पता होगा, जिस पे मूवी भी बन चुकी है, वो है अलाउद्दीन खिलजी. अलाउद्दीन खिलजी ने जनाब, ये इसका चाचा का बेटा था जिसने इसकी हत्या कर दी थी, मतलब किल कर दिया था. ओके, अलाउद्दीन खिलजी का जो पीरियड है ना, वो मुस्लिम डायनेस्टीज़ के अंदर सबसे अहम है, क्योंकि इसका जो रूल है ना, वो आज भी उसकी एग्जांपल दी जाती हैं. इसके जो जस्टिस सिस्टम था, इसका रोल है 1296 से लेकर 1316 तक. ओके, ही मेंटेन लार्ज परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी. ही इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ दाग. इसने हॉर्सेस का दाग सिस्टम लगाया कि जनाब ये जो हॉर्स होगा ना, ये मिलिट्री के लिए इस्तेमाल होगा, और ये जो हॉर्स है वो आम कामों के लिए इस्तेमाल होगा. क्योंकि मिलिट्री के लिए जो आपको हॉर्स चाहिए ना उस वक्त, वो बहुत ही मतलब अच्छे किस्म के चाहिए, अच्छी नस्ल के. और अच्छी नस्ल के हॉर्स कहाँ से निकलते हैं, या तो वो टर्क से निकलते हैं या फिर वो अरेबिक के होते हैं. ओके, ही इंट्रोड्यूस्ड मार्केट रिफॉर्म्स, एस्टैब्लिश्ड 3 सेपरेट मार्केट्स इन दिल्ली. यस, ये मैंने बोला, ये इसके बहुत अहम काम है. इसने ग्रेन मार्केट लाया कर दी, क्लॉथ मार्केट लाया कर दी, हॉर्सेस की, स्लेव्स की, और जो कैटल की मार्केट थी वो सबको अलग कर दिया. अच्छा, ये देखें, ये वो एम्पायर है जो अलाउद्दीन खिलजी में पहला अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड के अंदर था. इसमें लाहौर सारा इंडस आता है, लाहौर, दिल्ली, अजमेर, गुजरात, बंगला. ठीक है, बांग्लादेशी सारा इलाका जो था ना, वो ये इसके
एडमिनिस्ट्रेशन इसके कंट्रोल में था, ठीक है। और लैंड रिफॉर्म्स भी बहुत लेके आया वो। ही इंट्रोड्यूस 2 न्यू टैक्सेस लगाए उसने, जिसके ऊपर मिल्क के ऊपर भी लगाया, हॉर्स के ऊपर भी लगाया। अच्छा, वो कलेक्ट टैक्स जो थे ना, वो टैक्स को कलेक्ट किया करता था ऑन द लैंड मेजरमेंट के ऊपर। और इस्टेब्लिश डिपार्टमेंट ऑफ कलेक्टर्स। ये उसकी शॉर्ट बायोग्राफी है, आप बायोग्राफी पढ़ लें, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि उसका जो मतलब उसका करैक्टर अगर आप जानना चाहते हैं तो आप बायोग्राफी लास्ट में पढ़ें। अच्छा, गयासुद्दीन तुगलक की बात करते हैं। ओके, द खिलजी डायनेस्टी रूल्ड द दिल्ली सल्तनत बिफोर 1320। इट्स लास्ट रूलर, उसका जो आखिरी रूल था वो था खुसरो खान, ठीक है, जिसको गाजी मलक ने जो है ना वकील कर दिया था। ओके, आफ्टर एज्यूमिंग, अच्छा ये जो नाम आपको छोटे छोटे नाम नजर आ रहे हैं, इनके नाम को याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये क्योंकि कहानी का पार्ट है इसलिए हम उनको वो जिक्र कर रहे हैं उनका। ओके, आफ्टर एज्यूमिंग पावर, गाजी मलिक ने अपना नाम चेंज कर लिया था, जिसे बोलते हैं गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। यहाँ से तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट होती है। मैं वापस जाता हूँ उस टाइम पीरियड के ऊपर, अगर आपको याद हो, ये देखें तुगलक डायनेस्टी 1320 से लेकर 1413 तक रहती है ये डायनेस्टी, ठीक है। उसका पहला रूलर कौन था? वो था गयासुद्दीन तुगलक। अच्छा, इसने डेवलप किया था कैनाल सिस्टम के ऊपर कि जनाब इसको पता था जनाब कि पंजाब जो है ये इरीगेशन का गढ़ है। इसने कहा यहाँ से जनाब माल निकालो तुम लोग, और यहाँ से माल आप तभी निकालोगे वो जब आपकी इरिगेशन बहुत अच्छी होगी। जब इरिगेशन बहुत अच्छी होगी तभी तो आप पूरे इंडिया के अंदर जो है वो खेती बाड़ी को फैलाओगे और अपना जो ग्रेन सिस्टम है उसे अच्छा करोगे, और इवन के बाहर भी बेचोगे कॉटन को, ग्रेन को, ठीक है, और अपनी भी जो कहत वाला सिस्टम है उसको ख़त्म कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, ही ट्रांसफर्ड, ये अहम बंदा इस लिहाज से क्योंकि ही वाज द फर्स्ट वन जिसने मोहम्मद बिन तुगलक वाज द फर्स्ट वन जिसने जो कैपिटल था वो दिल्ली से ले गया था देवगिर। देवगिर कहाँ पर? ये साउथ इंडिया के अंदर देवगिर आता है। इसकी सबसे बड़ी इसे कहा जाता है फुल वाइज रूलर, यानी कि बहुत बड़ा फूल भी था, बहुत बड़ा वाइज भी था अपनी तरफ से, और रूलर तो था ही, ठीक है। ये दिल्ली से उठा के देवगिर, इसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ाना पॉलिसी ये थी कि जब ये दिल्ली से देवगिर जा रहा तो उसने पूरा कैपिटल एक बंदा समेत उठा लिया था। बंदा, इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदे वहाँ पे, मतलब वहाँ पे जितने लोग रहते हैं दिल्ली के अंदर सारे उठा के ले गया था देवगिर। तो रास्ते में कोई आधे मर गए, कोई अपाहिज जाए, कोई बीमार है, कोई बूढ़ा है, कोई औरत है, मतलब अजीब बेवकूफ़ाना काम था इसका। ओके, ही ट्रांसफर्ड वो दिल्ली से कैपिटल लेके देवगिर की तरफ। ओके, ही इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी। उसके बाद पहले हमने देखा था कौन सी करेंसी आई थी, जल्दी से मुझे बताते हैं। हमने टोकन करेंसी, तो अब आइए ना, उससे पहले कौन सी करेंसी थी जनाब? वो कॉइनेज करेंसी थी, ठीक है। अब इसने टोकन करेंसी, उसने को कहा जनाब कि जनाब सिल्वर याद है जो अरब लेके आए थे सिल्वर, उसने कहा सिल्वर और जो गोल्ड के आप लोग बनाते हो कॉइन, ये तो बहुत महंगे पड़ते हैं, सरकार टोकन के कॉइन बनाओ, इतने महंगे वाला काम नहीं करना, ठीक है। ओके, he was highly educated and was very versed in Arabic and Persian language. He was well read in the subject of religion, philosophy, astronomy, logic, medicine, mathematics. ओके, ही वॉज आल्सो अ गुड कैलीग्राफिस्ट भी था, मानी बहुत इसमें खूबियाँ भी थी और बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ भी इसके काम में नज़र आती हैं हमें। अच्छा, इसकी सबसे एक जो खास पॉलिसी है वो उसे बोलते हैं रेवेन्यू पॉलिसी। ही वांट टू मेक एन असेसमेंट कि जनाब कितना रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। देखें ना, अब यहाँ से अब आपको एक चीज़ समझनी है कि हम देखें अब यहाँ से इवॉल्व कर रहे हैं। आज का जो हमें एक बड़ा ही एक ज़बरदस्त किस्म का स्ट्रक्चर नज़र आता है स्टेट का, जिसमें रेवेन्यू सिस्टम भी है और टैक्स का सिस्टम भी है, हर तरह का सिस्टम एक अपने ऊपर खड़ा हुआ है। वो कहाँ से आया? वो यहाँ से इवॉल्व होता है कि जो नया रूलर आता था वो कहता था जिस चीज़ की कमी है इस जगह के अंदर उस चीज़ को वहाँ पे लगाया जाए। इसने रेवेन्यू पॉलिसी को कलेक्ट तो नहीं कहेंगे, रेवेन्यू पॉलिसी जनरेट करना, मतलब बताया कि एक रजिस्टर करो, इस साथ को कलेक्ट करो कि हम कितना रेवेन्यू एक साल के अंदर जनरेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, दीवाने कोही इसने बनाया डिपार्टमेंट, मेन वर्क वाज टू फाइंड आउट अनकल्टिवेटेड लैंड, वो लैंड्स के बारे में मुझे बताओ जो कि अनकल्टिवेटेड हैं, एंड मेक ऑल सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट्स कि उनको कल्टिवेशन के मुताबिक डाला चाहिए, ठीक है। So a large number of peasants were engaged in the work of cultivation. They were supplied with seeds and they were asked to grow different crops. ये एक बहुत मतलब ज़बरदस्त काम था इसका। और ये किसका नाम लिया जनाब? ये कौन था? ये था मोहम्मद बिन तुगलक। आपने नाम याद रखना, ये कैरेक्टर काफ़ी अहम है। अच्छा, ये अब आते हैं, उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। अच्छा, फिरोज शाह जो तुगलक है इसने टैक्सेशन लगाई कुरान के मुताबिक, खराज लगाया कुरान के मुताबिक, ज़कात और खम्स और इवन के जिज़िया का जो निज़ाम है ना वो भी इसने कायम किया फिरोज शाह तुगलक ने। इसके जो नोटेबल वर्क हैं सबसे पहले इसमें आता है दारुल शफा, और एक दारुल शफा यानी कि इसने एक हॉस्पिटल्स बनाए उन लोगों के लिए जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, जहाँ पे फ्री मेडिसिन दी जाती थी। उसके बाद दीवाने खैरात बनाया उन लोगों के लिए जो गरीब हैं, जो कि शादियाँ नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए दीवाने खैरात में उनको खैरात दी जाए ताकि वो अपनी शादियाँ कर सकें। उसके बाद
He himself was a man of learning and wrote his biography. इसने अपनी बायोग्राफी खुद लिखी थी फिरोज शाह तुगलक, जिसे कहा जाता है फतुहाते फिरोज शाह। ये अहम एमसीक्यू है, ये आपने याद रखना है। इस्टेब्लिश 30 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जिसमें 3 कॉलेज भी थे। यानी कि देखो ना, अब सिस्टम इवॉल्व हो रहा है। एक बादशाह आता है, उसके बाद दूसरा जो बादशाह आता है वो उसे और अच्छा होने की कोशिश करता है। ये तभी सिस्टम इवॉल्व करता है जब आप अच्छे हैं, आपकी जो अगली नस्ल होगी वो आपसे भी ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। उसके अंदर और ज़्यादा ख्वाहिश होगी कि जनाब मैंने और आगे जाना और सिस्टम को बेहतर करना है, तभी एवोल्यूशन आती है। मोहम्मद शाह वाज द लास्ट सक्सेसर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। ओके, इन 1413 में द नोबल्स इलेक्टेड दौलत खान एज द सुल्तान ऑफ दिल्ली। ही however was defeated by Khizr Khan who new became the Sultan of Delhi and led the dynasty of Sayyid। उसके बाद सैयद डायनेस्टी आ जाती है। अच्छा, इसकी डिक्लाइन करने की रीज़न वो आपको पता ही है। सबसे पहले था साउथ इंडिया में वो दिल्ली से देवगिरी ले गया था, साउथ इंडिया में मतलब अब कैपिटल उठा के ले गए तो उसका बहुत नुकसान हुआ इंडिया को। उसके बाद वीक सक्सेसर आ रहे थे। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक की अपनी कुछ पॉलिसीज थी जिसकी वजह से, अच्छा जब हम आते हैं कॉजेज ऑफ डाउनफॉल के ऊपर, तो आप ये देखेंगे जो तुगलक की डायनेस्टी थी, तुगलक डायनेस्टी थी, उसके डाउनफॉल की सबसे बड़ी रीजन थी साउथ इंडिया के अंदर आना। जनाब वो दिल्ली से उठ के साउथ इंडिया में आ रहा था, यानी कि देवगिरी इलाके में। उसके बाद वीक सक्सेसर था। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि वीक सक्सेसर होने की सबसे बड़ी रीज़न क्या थी। देखिए जी, उस वक्त का जो रूल था ना, उस वक्त का रूल तभी कायम रह सकता है जब आप एक डिस्पोटिक रूलर है और आप जो है आपकी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप हर तरह की जो जंगी जितने भी आपके खिलाफ रिवोल्ट हो रहे हैं उनको सबको आपको चल रहे हैं। तो फिरोज शाह तुगलक इसमें फेल हुआ था, जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं कि ही वाज अ वीक सक्सेसर। ओके, नोबिलिटी थी और उसकी इन्वेजन ऑफ तैमूर था, तैमूर ने भी इसी दौरान इन्वेट किया था और डिसइंटीग्रेशन थी एम्पायर की। अब हम देखते हैं थोड़े से तैमूर की इन्वेजन को। ये बहुत अहम एमसीक्यू कि आपने याद रखें 1398 के अंदर तैमूर ने इन्वेट किया था, ठीक है, 1398 के अंदर। अच्छा जी, तैमूर इन्वेडेड नॉर्दर्न इंडिया अटैकिंग द दिल्ली सल्तनत एंड रूल्ड बाय द सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। ओके, तैमूर कंकर्ड द इंडिया एंड एग्जीक्यूटेड 1 लाख सोल्जर्स। ये बड़ा है, मतलब बहुत ही बेदर्दी से मारने से बोलते हैं ना, वो इसने किया था काम। उसके बाद खिजर खान था वाज रूलिंग, खिजर खान को वो अपना सक्सेसर बना के चला गया था कि जनाब कि यही मेरे रूल को ना यहाँ पे कायम करेगा। उसके बाद आता है बेलोल लोधी, उसके बाद सिकंदर लोधी आता है, उसके बाद इब्राहिम लोधी आता है। ये लोधी डायनेस्टी आ रही है। इसमें सबसे अहम जो आता है ना तैमूर की इन्वेजन के बाद, वो आता है इब्राहिम लोधी। बहुत अहम है सरकार, बहुत अहम है, आपने याद रखना है कि इब्राहिम जो लोधी है ना 1517 से लेके 1526 तक के कायम रहता है। और इब्राहिम लोधी वाज द वन जिसके साथ बाबर ने, ज़हीरुद्दीन बाबर जो कि अफ़गानिस्तान से निकल के आ रहा था, ठीक है, जो कि अफ़गानिस्तान से निकल के आ रहा था, बाबर ने उसके साथ जंग की और उसके बाद उसने जो हराया जिसको, वो था इब्राहिम लोधी, ठीक है। Okay, his rule continued from 1517 to 1526. Okay, he was the last ruler of Lodi dynasty. He was impolite, रैश था। ओके, इन 1526 में वन ऑफ हिज ऑनरेबल दौलत खान वेलकम किया उसने। जब देखें ना आप राश होंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने जो आपके साथ कोलीग्स हैं उनके साथ आप रैश बिहेवियर होगा आपका, इम्पोलाइट होंगे, तो फिर क्या होगा कि गद्दार तो फिर अपने अंदर से पैदा होंगे ना। इसलिए आपको बड़ा ही सोच समझ के जो है ना वो रूल करना पड़ता है, स्पेशली जब आप एक किंग हो। उसके बाद जनाब उसने ऐसा नहीं किया तो फिर क्या हुआ, दौलत खान ने उसको लेटर भेजा बाबर को कि सरकार तुसी आ जाओ, यहाँ पे रास्ते खाली हैं, आप यहाँ पे आ जाएं। तो इसलिए बाबर ने उसको वेलकम कहा। बाबर वाज ऑलरेडी इन द मूड कि भाई मुझे कोई जगह मिले जहाँ पे मैं एक्सपैंड करूँ और अपनी पावर जो है ना उसको दिखाऊँ। तो जनाब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है इसी सिलसिले में, जिसे बोलते हैं 1526 के अंदर होती है। 21 अप्रैल 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है इन बिटवीन ज़हीरुद्दीन बाबर एंड इब्राहिम लोधी, जिसमें जो ज़हीरुद्दीन बाबर है वो हरा देता है किसको, इब्राहिम लोधी को। और आप ये याद रखिएगा बाबर के हराने की सबसे बड़ी वजह जो थी ना वो ये थी यार कि बाबर अपने साथ मंजने के लेके आया था, वो अपने साथ लेके आया था तोप के गोले लेके आया था जो कि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए थे। ये भी बड़ा है हमसे क्योंकि फर्स्ट टाइम किसने जो था ना वो तोप को इंट्रोड्यूस किया था इन द वॉर, तो वो बाबर था, जिसकी वजह से जो ना वो उसने हरा दिया। और बाबर की कहानी शायद किसी ने ना सुनी हो ऐसा मुमकिन नहीं है, हर बंदे ने तकरीबन उसकी कहानी हमारे याद है 9 या 10 में या फिर 7-8 वाली किताब के अंदर एक ज़हीरुद्दीन बाबर की कहानी होती थी कि जनाब के बाबर था, उसका बेटा हुमायूं था और उसने अपने बेटे, जब हुमायूं बीमार हो गया उसने अपने बेटे को बचाने के लिए दुआ की और फिर हुमायूं की बीमारी जो थी ना वो बाबर को लग कर बाबर मर गया। मतलब एक बहुत अच्छे तरीके से पेश किया जाता है, लेकिन यार एक याद रखो कि ऐसा था नहीं। बहरहाल जो भी हो कहानी ये है कि आप बाबर आ गए यहाँ पे। मैं बाबर की इज़्ज़त करता हूँ क्योंकि बाबर जो था ना वो बड़े दिल का बंदा था। अगर आप बाबर नामा अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा हो ना तो आप उसमें ये चीज़ देखेंगे कि वो अपने दुश्मनों की भी जो है ना वो इज़्ज़त कर रहा है। और उसने जब हराया राणा सांगा को, उसने उसकी तारीफ़ लिखी, उसने कहा कि इस जैसा बहादुर बंदा मैंने नहीं देखा था।
तो ये एक रूलर की निशानी, और यही कहानी आपको एक प्योर रूलर के अंदर मिलेगी जिसका नाम था सुल्तान अयूबी, ठीक है। और अयूबी की बायोग्राफी अगर आप पढ़ें तो उसमें आप देखेंगे कि उसका भी बहुत बड़ा जिगरा था कि वो दुश्मनों को भी अपना दोस्त बना लेता था, और यही हमारा दीन भी हमें सिखाता है ओवरऑल। अच्छा, बहरहाल मुगल एम्पायर की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैं अगर आपको दूं तो बाबर ने यहाँ से देखें काबुल वाले इलाके से आया, और बेसिकली बाबर जो था ना वो समरकंद वाले इलाके से आया था। तो बाबर का जो शजरा नस्ब है ना वो मंगोलों के साथ जाके मिलता है, ठीक है। और द टर्म, और जो मुगल जो टर्म है ना वो खुद एक मंगोलियन से निकली है, ये भी आपने याद रखना है। और बाबर ये समरकंद वाले इलाके से आया था काबुल से फिर आया वो दिल्ली की तरफ। ये कुछ बैकग्राउंड देख रहे हैं, बैकग्राउंड क्या जनाब, टेक्स्ट अंडर तैमूर, मेरा नहीं ख्याल, इसको आप देख लें, अगर आपको पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ लें। ये है मैं बाबर की छोटी सी बायोग्राफी है, वो डिसेंडेंट था किसका, चंगेज़ खान का। और हम आते हैं फरगना में वो पैदा हुआ था, ये है मैं, ये आप देखें 1483 में फरगना में वो पैदा हुआ था, और समरकंद वाला इलाका है फरगना। और ये अहम है, ये देखें बाबर के जो बाबर ने रूल किया ना उस वक़्त कितना इलाका मुसलमानों के जो था ना वो कब्ज़े में आ गया मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के। तो वो ये वाला इलाका है जिसमें आगरा है, मुल्तान है, दिल्ली, लाहौर, पेशावर, काबुल, कंधार, ये सारा इलाका मुगलों ने अपने अंडर ले लिया था, ठीक है। और बाबर बायोग्राफी अपनी लिखी थी जिसका नाम था बाबरनामा, जो कि बाद में पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ। तो बाबर का कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया ये था कि जनाब के बीइंग एन एम्बिशियस मैन, बाबर कुड नॉट रिमेन कंटेंटेड विद हिज किंगडम फॉर लॉन्ग। ही लेड एज मैनी एज 5 एक्सपीडिशन टू इंडिया एंड इट वाज ओनली इन द 5th एक्सपीडिशन दैट ही वाज सक्सेसफुल। ये आपने याद रखना है कि बाबर की पहली ही वॉर के अंदर उसने इंडिया पर कब्जा नहीं कर लिया था, 5वीं में किया था, याद रखना। इसलिए याद है जब मैंने जब अपनी वो वीडियो बनाई थी तो मैंने बाबर के जो अल्फाज बोले थे तो वो बाबर के अल्फाज इसी हार के ऊपर उसने कहे थे, जो कि बाबरनामा के अंदर है। अच्छा, बहरहाल द फेटफुल 5th एक्सपेडिशन की बात की जाए तो बाबर केम फ्रॉम काबुल एंड सून ऑक्युपाइड पंजाब in 1525 में the conquest of Delhi was however a more difficult task and most of the soldiers and officers of Daulat Khan Lodi joined the ranks of Babur। अच्छा, ये होती है बैटल ऑफ पानीपत, और बैटल ऑफ पानीपत है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ वो अहम पॉइंट बता रहा हूँ जो कि आपके पेपर के हवाले से अहम है और जिन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अच्छा, बाबर की जो कंट्रीब्यूशन एंड सिग्निफिकेंस टू ऑफिस एडमेंट, कंट्रीब्यूशन जनाब उसके पास यही थी जिससे मैं कहूँ कि जनाब उसने ट्रेड और कॉमर्स के रूट को जो था ना वो बूस्ट किया था, और उसने गन पाउडर को इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले वहाँ पे क्या नाम है इंडिया के अंदर। ओके, उसका बेटा था हुमायूं की जो रहा है ना वो 1530 से लेकर 1556 तक रही है जनाब, उसने जो है ना वो रूल किया है। ओके, मुगल एम्परर हुमायूं वाज आल्सो नॉन एज नसीर, उसका असल नाम क्या था, नसीरुद्दीन। ये जो असल नाम है आपको 3 से 4 दफ़ा काफ़ी रूलर्स के बताया ना, आपने असल नाम याद रखना है, ठीक है। इसका हुमायूं का स्पेशली जो है ना, क्योंकि हुमायूं अहम है, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन अहम है, तो मुगल एम्परर जो नसीरुद्दीन है ना, उसका जो सेकंड नेम था वो था हुमायूं, और उसका असल नाम क्या था, नसीरुद्दीन। ओके, ये पैदा हुआ था 1508 के अंदर। ही हैड रिसीव्ड एजुकेशन एंड एक्वायर्ड, उसके तुर्की भी आती थी, अरेबिक भी आती थी, पर्शियन भी आती थी। बाबर नॉमिनेटेड हिम एज ए सक्सेसर, लेकिन बाबर की तरह ये इतना अच्छा सलाहियत वाला मतलब सक्सेसर साबित नहीं हुआ। ओके, द थ्रोन इनहेरिटेड बाय हुमायूं वाज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, एवरी प्रिंसेस asserted his claim to the throne। ओके, द 3 brothers of Humayun also desired to throne, need to consolidate the administration। ये बहुत ज़रूरी था बाबर के लिए, और so बाबर had not left behind him a well organized consolidated empire। इसलिए कहा जाता है कि भाई बाबर को तो टाइम ही नहीं मिला कि वो अपना एम्पायर को कंसोलिडेट कर सके। तो इसकी पर्सनल डिफ़िकल्टीज भी थी, और ये मतलब इसमें लैक करता था मिलिट्री जीनियस को, लैक करता था पॉलिटिकल विजडम को, लैक करता था डिप्लोमेटिक स्किल्स को, जिसकी वजह से जनाब बैटल ऑफ चौसा होती है जिसके अंदर शेर शाह सूरी जो था वो अंदर आता है और हुमायूं को निकाल बाहर करता है। फिर हुमायूं जो है वो भाग के चला जाता है कहाँ पे, पर्शिया, राइट। सो इम्पैक्ट ऑफ हुमायूं के जो अब हुमायूं का जो पर्शिया में एग्जाइल था वो पीरियड कौन सा था, वो कितने साल बाहर रहता है। ओके, हुमायूं रिटर्न फ्रॉम एग्जाइल इन पर्शिया विद थाउजेंड्स ऑफ पर्शियन सोल्जर्स एंड नोबल्स। दिस इन्फ्लक्स इंक्रीज द कल्चर एंड पोलिटिकल इन्फ्लुएंसेस ऑफ द पर्शियन इन मुगल एम्पायर। ये बहुत बड़ी वजह थी, आपने लाजमी सुना होगा कि अपनी कहानियों के अंदर आपने पढ़ा होगा कि फ़ारसी की ज़बान जो है ना, उर्दू के अंदर फ़ारसी की ज़बान की जो अमलगमेशन है वो कहाँ से थी, वो बेसिकली हुमायूं जो था, हुमायूं का इसमें बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जब हुमायूं वापस आया ना तो अपने साथ पर्शिया का कल्चर भी लेके आया। जब इतनी बड़ी फौज लेके आ रही है और जिसकी फ़ौज की बदौलत आप अपने थ्रोन पे आ रहे हो तो डेफिनेटली उसका कल्चर तो आप एक्सेप्ट करोगे ना फिर। ओके, मतलब 1556 में ही मेट विद एन एक्सीडेंटल फॉल वाइल असेंडिंग डाउन टू द स्टेट। अपनी लाइब्रेरी से वो जा रहा था, इसकी वजह से वो गिर के मर गया।
उसके बाद जो आता है ना वो आता है जलालुद्दीन अकबर। अकबर वाज वेरी फेमस और 1556 से लेकर 1605 तक जो है इसने रूल किया। आप ये एक बात इस याद रखिएगा, मैं यहाँ पे पेन रखी एक बात आपसे करता हूँ, बहुत अहम है कि अकबर वाज द ओनली रूलर इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि बहुत विजडम, मेरे ख्याल से इसमें बहुत विजडम थी और बहुत रैशनल बंदा था। ये जानता था कि मैंने किस बंदे से क्या काम करवाना है। ये सबसे बड़ी एक रूलर की जो होती है ना पहचान होती है। ठीक है, उसने दीन इलाही बनाया जो कि इंतहाई गलत काम था, लेकिन अगर आप उसके पीछे रैशनैल देखेंगे ना तो इसके पीछे रैशनैल भी यही था कि जनाब तमाम लोगों को है ना वो यूनाइट किया जाए। और यूनाइट तभी किया जा सकता है जब आप एक उसने मतलब वो इस इंतहा तक पहुंच गया था बेवकूफ़ी की कि इंतहा मतलब जिस तरह लिबर्टी की बात करते हैं ना मोंटेस्क्यू, तो मोंटेस्क्यू या फिर कार्ल मार्क्स जो है वो बात करता है सोशलिज्म कम्युनिज्म की, तो कम्युनिज्म की वो उस इंतहा पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो आइडियल स्टेट बना देता है कि वो ऐसी स्टेट कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती कम्युनिज्म की, जिस तरह की कार्ल मार्क्स ने बताई। इक्वालिटी की बात कर रहा हूँ मैं। इसी तरह से जो जलालुद्दीन अकबर था उसने ऐसा दीन बना दिया जितने भी क्रिश्चियन के अंदर, क्रिश्चियन के अंदर, बुद्धिज़्म के अंदर, इस्लाम के अंदर और हिंदुज़म के अंदर जो जो अच्छी बातें थी सबको जोड़ के उसने जनाब एक दीन बनाया जिसका नाम था दीन इलाही। ठीक है, और इसके उसका मकसद उसका ये था कि दीन इलाही मैं बनाऊंगा तो जितने भी लोग ये जो बिखरे हैं आपस में सारे यूनाइट हो जाएंगे। डेफिनेटली वो नहीं चल सका और फिर बहुत उसकी अपोजिशन की हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने। इसने जो एक्सपेंशन की पॉलिसी बनाई ना, मेरे ख्याल से वो बहुत ही समझदार वाली पॉलिसी थी। वो देखें वो क्या थी, ये देखें ये कहता था कि जो इंसान जो काम करना चाहता है ना वो उसे दे दो। ठीक है, इसने जो मैट्रिमोनियल अलायंस बनाया, इसने हिंदुओं के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, बुद्धिस्ट के साथ शादी की। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि अपने दरबार के अंदर ये हर तरह के लोग रखना चाहता था, क्योंकि चाहता था, ये जानता था कि जनाब कि अगर मैंने हिंदुओं को साथ जोड़ना है तभी मेरा जो है ना वो जो मेरा लैंड एक्सपेंड कर सकती है और तभी जो है ना वो मैं इस अंपायर को जोड़ के कंसोलिडेट करके रख सकता हूँ। ये सबसे बड़ी रीज़न थी उसकी। ठीक है, वो सही थी, वो गलत थी, वो इस्लाम के खिलाफ थी, वो एक अलग बहस है, लेकिन मैं सिर्फ इसके रशनैल की बात कर रहा हूँ। डेफिनेटली वो इस्लाम के खिलाफ थी और बहुत ही बुरी एक मतलब एक अच्छी हिकमत अमली तो नहीं था, मतलब इस्लाम को तो शायद ये मानता ही नहीं था। तो आज तो कोई भी इस्लाम को नहीं मानते। बहरहाल मैं तो अपने पॉइंट के ऊपर, तो ये वाला वो इलाका है जो कि अकबर ने एक्सपैंड करके अपना एम्पायर यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला दिया। अब इसमें आप देखें कि इसमें हिमालय वाले सारा इलाका आ जाता है। इसमें लाहौर, मुल्तान, दिल्ली, आगरा, बांग्लादेश, गुजरात वाला इलाका भी, गुजरात से पहले नहीं था, इसने ये वाला भी पार्ट बनाया अपना। मुगल 1605 तक ये सारा पार्ट जो था ना वो जलालुद्दीन अकबर के पास था। ठीक है, ओके, ही एस्टैब्लिश्ड सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ मैरिज एंड मैट्रिमोनियल एंड अलायंस एंड डिप्लोमेसी। ओके, विद हिज रिलीजियस पॉलिसीज ही वॉन द सपोर्ट ऑफ नॉन मुस्लिम्स। यस, डेफिनेटली जब आप उनकी मानोगे तो सपोर्ट तो हासिल कर ही लोगे ना फिर। ओके, ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर टू द मुगल डायनेस्टी एंड एक्सटेंडेड हिज पैट्रोनाज टू द आर्ट एंड कल्चर। ही एक्सटेंडेड सपोर्ट टू द लिटरेचर इन सेवरल लैंग्वेजेस। अच्छा, काम की बात पे आते हैं जो अकबर की रिलीजियस पॉलिसी वो हमने दिन लाई थी। अच्छा, फ्रीडम ऑफ वर्शिप जिसने जिसे भी खत्म कर दिया था, जना फारिग रहा, उसने मैट्रिमोनियल अलायंस बनाए थे, हर तरह की शादी, हर तरह की औरत के साथ शादी कर लेता था। ओके, हिज हाई सिविल एंड मिलिट्री पोजीशन दी उसने हिंदूज के ऊपर। और इसमें आपने वो सुना उन्हें अकबर और बीरबल की कहानी बहुत फेमस थी, हमारे बचपन में लगा करती थी यार। तो इसमें टूडर माल था जिसका फाइनेंस मिनिस्टर भी रहा है। अच्छा जनाब, अकबर के बाद जो आता है ना वो है इसका बेटा जहांगीर। और जहांगीर 1605 से 1627 तक जो है ना इसका रूल रहता है। सो मुगल एम्पायर नसीरुद्दीन महमूद सलीम वाज जहांगीर। इसका असल नाम क्या है मुझे जल्दी से बता दें। इसका असल नाम है नसीरुद्दीन महमूद सलीम। ओके, हिज रीजन जो था ना वो 23 साल तक इसका पीरियड रहता है। और बाबर कह रहा हूँ, ये जो अकबर का पीरियड है ना तकरीबन 50 साल रहता है। ओके, जहांगीर वाज नॉट एज लिबरल, एज फार-साइटेड एंड एज टॉलरेंट एज हिज फादर अकबर। जहांगीर एस्टैब्लिश्ड अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द मुगल एम्पायर एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ से सर हमारे आगाज़ हो रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ से बड़े सगीर के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी दाखिल हो रही है। तो जहांगीर के दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करते हुए सबसे पहले आई थी। अच्छा, ये याद रखें कि ईस्ट इंडिया कंपनी डच की भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, नेदरलैंड्स वालों को डच कहा जाता है। ठीक है, और ये जो थे फ्रेंच थे, इनकी भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो सारे ईस्ट से ही आ रहे थे ना। सो इन सब की ईस्ट इंडिया कंपनी थी। लेकिन इस वक्त जो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, यह जो इंग्लैंड से आ रहे थे ना अंग्रेज़, ये उनकी बात हो रही है। तो जहांगीर के कोर्ट में थे जिनका नाम था सर थॉमस रॉय, सबसे पहले आया था 1615 के अंदर जो था ना वो एम्बेसडर बन के आया था। और इसने पेशकश किया था कि जनाब हमें यहाँ पे ट्रेड करने की इजाज़त दीजिए। उसने कहा सर ले लो, करो ट्रेड। ओके, ही obtained for the English merchants the privileges to trade in गुजरात। ये देखो, ये वाला इलाका है, ये केरला का इलाका है।
ठीक है, ये है ऊपर गोलकोंडा का इलाका, ये है मुंबई का, ये है अहमदाबाद का, ये है गुजरात का, ये है बंगाल का। आप मेरी बात याद रखिएगा कि जब भी किसी ने बाहर से इन्वेट किया है ना, तो उसने सबसे पहले इन्हीं इलाकों पे किया। क्यों भाई, बाहर से उसने बहरी जहाज़ पे आना ना, बहरी जहाज़ पे आएगा तो इन्हीं इलाकों पर आएगा, तो कोस्टल लाइन्स के ऊपर आएगा, इसलिए इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। आप ये इसलिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है ना, वो मुंबई से, गोलकोंडा से, केरला से और गुजरात से होता है। और उसके बाद जो बंगाल, जो आप जो बंगाल से सोने की चीज़ तो असल यहाँ थी बांग्लादेश के अंदर। तो ये वो इलाके हैं जहाँ से असल जो थी ना वो कल्चर निकल के सामने आते हैं। यहाँ पे अमेलगमेशन ऑफ कल्चर होता है, क्योंकि यहीं से जो बाहर से जो आ रहा है वो हमेशा यहीं पे आएगा और यहाँ पे बहुत सारा पैसा भी होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब जो है ना हम जहांगीर का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। देखिए इसने आर्ट के अंदर, आर्किटेक्चर के अंदर, पेंटिंग के अंदर बहुत सारा काम किया बरस के अंदर। सबसे बड़ी इसकी मिसाल जो नज़र आती है वो में शालीमार बाग है, और इसने जो लाल किला बनाया, लाल किला तो बहरहाल नहीं बनाया इसने, जहांगीर की सबसे बड़ी, ये बागों का बहुत दिलदादा था, जिसकी वजह से सबसे बड़ी इसकी मिसाल शालीमार बाग है। ओके, जो कि इसका आपको पता है कि लाहौर के अंदर है। और उसके बाद आते हैं जनाब शाहजहाँ के ऊपर। शाहजहाँ का जो टाइम पीरियड है वो 1627 से लेके 1658 तक का टाइम पीरियड है। ठीक है, जहांगीर हैड, उसके 4 सन थे। ठीक है, और जो 4 उसके बेटे थे उसमें जो उसके 4 बेटों का क्या नाम था, एक का नाम था खुसरो, एक का नाम था परवेज़, एक का नाम था खुरम और एक का नाम था शहरियार। तो जो खुरम था ना, प्रिंस खुरम, उसका असल नाम था शाहजहाँ। तो आपने ये एमसीक्यू याद रखना कि शाहजहाँ का असल नाम क्या था, प्रिंस खुरम, और ये 1592 के अंदर पैदा हुआ था लाहौर के अंदर। इस बहरहाल जी जो शाहजहाँ था इसने अपने बाकी भाइयों को साइड पे करके खुद जो है ना वो थ्रोन संभाल लिया। और इसके दौर में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी ना वो था कॉन्फ्लिक्ट सिखों के साथ। सिखों का राइज हो रहा था लाहौर वाली साइड के अंदर, ठीक है, और सप्रेशन था पुर्तगीज़ का, पुर्तगालियों का। ओके, द पुर्तगीज़ वर लॉन्ग सेटल हो गए थे बंगाल वाले इलाके में। जो बंगाल वाला इलाका था ना, ये बांग्लादेश का इलाका, यहाँ पर पुर्तगाली जो थे वो सेट हो गए थे। और सेट नहीं हुए थे, उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिए थे, वहाँ पर उन्होंने स्लेव ट्रेड स्टार्ट कर दी थी, पायरेसी स्टार्ट कर दी थी, मतलब अपने एक हिसाब का वहाँ पर स्टेट एंड स्टेट बना रहे थे। तो जिसको जो था ना वो शाहजहाँ ने फिर कुचला। और फिर वो जहाँ पे इवन के जो क्रिश्चियनिटी को भी, यहाँ इवन कि यहाँ पे जो मुसलमान थे उनको क्रिश्चियन भी कर रहे थे लोग। ओके, शाहजहाँ गेव ऑर्डर्स इन 1631 टू कासिम खान द मुगल वायसराय ऑफ बंगाल टू ड्राइव आउट ऑल द पुर्तगीज फ्रॉम द ट्रेडिंग पोस्ट ऑफ हुगली। ओके, आफ्टर स्टिफ रेजिस्टेंस उन्होंने उनको पुर्तगालियों को सरेंडर करवा दिया। कंट्रीब्यूशन शाहजहाँ का सबसे अहम है। शाहजहाँ ने क्या बनाया, ताजमहल बनाया, मोती मस्जिद बनाई, आगरा में दीवाने ख़ास बनाया, दीवाने आम बनाया और लाल किला बनाया, एंड द ग्रैंड जामिया मस्जिद ऑफ दिल्ली। ये शाहजहाँ की सबसे बड़ी, ये एमसीक्यूज़ के अंदर आते हैं, ये किसने बनाया। अच्छा, द 30 years ऑफ शाहजहाँ रूल फाउंड एम्पायर एट द ज़ीनत इन टर्म्स ऑफ प्रोस्पेरिटी। यस, प्रोस्पेरिटी में से गिना जाता है काफ़ी हद तक, क्योंकि ताज़ी जो जनाब ट्रेड स्टार्ट हुई थी अंग्रेज़ों के साथ, बाकियों डच के साथ, तो फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा होता शाहजहाँ को। अच्छा जी, औरंगज़ेब की बात करते हैं। औरंगज़ेब का जो जनाब पैदा हुआ था 1608 1707 तक, तो जनाब तकरीबन 100 साल की उम्र थी इसकी। 1659 के अंदर इसने थ्रोन संभाला था और अपने फादर को और 3 बच्चों। औरंगज़ेब के बारे में बड़ी मशहूर बात कही जाती है कि ना ही कभी इसने तहज्जुद की नमाज़ छोड़ी और ना ही अपने किसी भाई को छोड़ा। ठीक है, सो बहरहाल अपने भाइयों को उसने कत्ल कर दिया बाप को अंधा करके। और जो उसने ताजमहल बनाया था ना शाहजहाँ ने, उसने सामने उसके, यानी कि ताजमहल अभी इनकम्प्लीट था, सामने उसके मतलब एक कैद खाना बनाया, वहाँ पे उसको डाल दिया गया और उसी में वो आंखें निकलवा के और वहीं पे वो मर गया। ओके, विक्ट्रीज इन द साउथ एक्सपेंडेड द एम्पायर टू द मोर टू 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक इसने अपनी एम्पायर को फैला लिया था। औरंगजेब बहुत अहम है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, क्योंकि औरंगजेब की जो पॉलिसीज़ थी ना वो एक्सपेंशनिस्ट, स्पेशली जो उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ थी वो उसको मुगल एम्पायर को डिक्लाइन करने में बहुत अहम किरदार है उनका। अब हम आते हैं कंजर्वेटिव पॉलिसीज़ औरंगजेब के ऊपर। कंजर्वेटिव पॉलिसीज़ किस लिहाज से देखा जाए कि जनाब आपको ये बात समझनी चाहिए कि आप इंडिया के अंदर रूल कर रहे हो और इंडिया के अंदर जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है ना वो क्या है, वो इन हिंदूज़ है ना, वो मुस्लिम्स तो नहीं है, मुस्लिम तो बहुत ही माइनॉरिटी के अंदर है। तो आपको ये बात अच्छे से समझनी है कि आपको इतना जो है ना वो रैश होकर ब्रैश बिहेवियर नहीं रखना चाहिए, आपको आपके अंदर टॉलरेंस होनी चाहिए एज ए रूलर। जबकि जो औरंगजेब था उसमें ऐसी पॉलिसी बिल्कुल भी नहीं थी और कहा जाता है कि वो मतलब अच्छा खासा उसने नुकसान किया हिंदुओं का। और डेफिनेटली जब इतना आप जैसे मतलब क्या मैं बात करूँ, इस तरह हमारे यहाँ आजकल हो रहा है कि आप एक तबका इतना ऊपर उठ के और बाकियों को इतना दबा रहा है, तो कब तक ये चीज़ चलती रहेगी ना, एक दिन तो ये चीज़ उठेगी ना, बाहर आएगी। सो सेम ये हुआ था औरंगजेब। तो फिर हम किताबों में ये भी पढ़ेंगे, जैसे हम औरंगजेब की डिक्लाइन पॉलिसी पढ़ रहे हैं ना, तो हम किताबों में कल को ये भी पढ़ेंगे हमारे बच्चे इंशाल्लाह। तो कंजर्वेटिव पॉलिसी औरंगजेब की बात की जाए तो
he abolished the celebration of the Persian New Year's Day, what was started by the Balban. Okay, he forbade music at the court and dismissed the old musician and singers. सबको निकाल दिया और उसने ओल्ड प्रैक्टिस जो थी कि कलमा को स्टैम्प किया जाए, जो कॉइन के ऊपर कलमा स्टैम्प होता था उसको भी ख़त्म कर दिया कि जनाब कलमा की बेहरमती होती है। अच्छा, एस्ट्रोलॉजर्स को भी निकाल दिया, वो इस्लाम में ये भी अलाउ नहीं है। और जो पब्लिक वीमेन थी उन सबको निकाल दिया गया। कल्टिवेशन एंड सेल ऑफ भंग को भी प्रोहिबिट कर दिया गया। ओके, 1669 में ही इशूड ऑर्डर्स टू द गवर्नर्स ऑफ ऑल प्रोविंसेस टू डिमोलिश टेम्पल। ये सबसे जो है ना खौफनाक बात है कि टेम्पल्स को भी निकाल दिया जाए और उसको डिमोलिश कर दिया। जिसमें सबसे बड़ा जो था वो टेम्पल वो सोमनाथ का था, जिसको महमूद गजनवी ने भी इन्वेट किया था। अच्छा, इसकी एक बड़ी वजह थी कि जो सोमनाथ का मंदिर था ना यार, वो बेसिकली वो एक पॉलिटिक्स की जो थी ना, हिंदूज की पार्लियामेंट थी। वहाँ से जो जितने भी जो खौफनाक किस्म के रिवोल्ट बर्दाश्त करने पड़ते थे ना वहाँ के मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशंस को, वो यहाँ से निकल के आते थे। इसलिए वो जो उनकी पार्लियामेंट थी ना, मैं से पार्लियामेंट कर रहा हूँ कि वहाँ पे वो मिल बैठ के बैठते थे और वहाँ पे वो एक रूल बनाते थे कि हमने अब इस तरह से इनको पॉलिटिक्स में लेके आके इन्वॉल्व करके इनको डिस्ट्रॉय करना है मुसलमानों को। इसलिए सोमनाथ को भी उसने ख़त्म किया। अच्छा, इसके बाद सिख बहुत बड़ी एक रुकावट है औरंगजेब के रास्ते में। औरंगजेब पॉलिसी ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशन ड्रॉज द सिख हु ब्रोक इनटू रेबेलियन व्हिच बिकेम एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। सिख जो थे, गुरु नानक साहब वैसे तो शाहजहाँ के दौर में मेरे ख्याल से वो आ गए थे, लेकिन उनका जो या फिर जहांगीर के दौर में आ गए थे आई गेस। ये आपने कंफर्म करके मुझे जो है ना कमेंट में बताना है कि गुरु नानक साहब कब आए थे। बहरहाल सिख जो था ना, सिखों को अच्छा खासा परसिक्यूट किया औरंगजेब ने, और इसी वजह से थे ना वो सिख, मतलब उन्होंने अपनी, हम देखेंगे जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो सिखों ने अपनी रियासत बनाई लाहौर के अंदर, जिसे हम राजा रंजीत सिंह के नाम से जानते हैं। वो मतलब ही वॉज द वेरी फेमस रूलर एट दैट टाइम। सो औरंगजेब की राजपूत पॉलिसी, मतलब ये छोटी सी मैं इसको हिंट दे के आपको बता रहा हूँ कि इट वॉज वाइडली एक्सेप्टेड बाय द हिस्टोरियन दैट वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर वाज द पॉलिसी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद द राजपूत्स। ठीक है, और राजपूत पॉलिसी लेड टू द कॉन्फ्लिक्ट ऑन अकाउंट ऑफ फॉलोइंग फैक्टर। ये देखें, ये वो इलाका है, सारा इलाका जो कि मुगल एम्पायर ने, मतलब मुगल एम्पायर 1707 में अपनी पीक पर था यार। तकरीबन इंडिया, पाकिस्तान और आधा अफगानिस्तान, कोई ऐसा इलाका नहीं जो कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में ना हो। ठीक है, क्या दक्कन, बॉम्बे, गुजरात, मैसूर, बंगाल, प्लासी और हिमालय, इंडस, पेशावर, काबुल, गजना, गंदार, लाहौर, दिल्ली, आगरा, तमाम चीज़ें, इस तमाम इलाके जो थे ना वो मुगल के पास में। अब देखें, आप देखेंगे कि आगे जाके कि मुगल का डिक्लाइन जब होता है ना तो वो कितनी बुरी तरीके से होता है। और जी औरंगजेब की जो दक्कन की पॉलिसी है, दक्कन वाला इलाका जो है ना, ये इलाका सारा दक्कन का इलाका कहलाता है, जो कि साउथ इंडिया के अंदर आता है। ठीक है, अब ये जो उसकी दक्कन की पॉलिसी है ना, ये उसको जो है ना वो लेके जाती है। यहाँ पे बेसिकली वो आता है मराठों को किल करने के लिए। ठीक है, सो औरंगजेब स्पेंट ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्राइब्स टू द मराठा ऑफिसर्स टू कॉम्प्लेट देम इन हिज स्पॉट। वो अच्छी खासी उन्हें रिश्वत देता था, जिसकी वजह से खजाने पर बोझ पड़ता था। डेफिनेटली यार, ही वॉज नॉट करप्ट पर्सन। वो बहुत मतलब अपने साथ लॉयल था, इस्लाम को बहुत फॉलो करता था, लेकिन स्टिल आप इस्लाम को फॉलो तो कर रहे हो, आप रिलीजन को फॉलो तो कर रहे हो, लेकिन आप ये भूल गए हो कि आपकी अपनी रैशनैलिटी को आप बोल रहे हो ना। आप एक रूलर, अच्छा रूलर बनने के लिए सबसे अहम जो पॉलिसी है वो है आपका रैशनल होना, और जो कि औरंगजेब के अंदर लैक करती थी पॉलिसी। सो बहरहाल ये आप इसको पढ़ लेंगे कि मतलब ये दक्कन के अंदर जब आया तो किस वजह से, यानी कि मराठा को इसने किल करने के लिए दक्कन में आया था। और फिर ये 27 साल दक्कन में ही रहा था, जिसकी वजह से कैपिटल तो खाली है। अब कैपिटल जब खाली है तो कोई भी बाहर से आके इन्वेट तो कर लेगा ना यार। यहाँ पे तो सिख बैठे हैं, सिख तो बार बार भी इन्वेट करते थे, तंग करते थे इनको, तो तंग करने के, उनको मारने के लिए यहाँ आता कि यहाँ आता तो सिखों को मारता था, यहाँ पे आता था तो मराठा को मारता था, और इस साइड जो थे वो जो है ना वो राजपूत निकल के बाहर आते थे। तो ये एक रीज़न थी। तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा अगर हम सम अप करें अपनी कहानी को 17 औरंगजेब तक मैंने कहानी रखी है, क्योंकि उसके बाद जो है ना वो बहादुर शाह ज़फ़र 1 आता है, फिर बहादुर शाह ज़फ़र 2 आता है, जो कि फिर उसके बाद अंग्रेज़ आ जाते हैं। वो हम थोड़ा सा आगे जाके देख लेंगे। अब मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को मैं यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत अहम है, अब जो हम कंक्लूजन पढ़ने लगे ना वो बहुत अहम है, आप इसको बड़े समझिएगा। ओके, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया डिड नॉट इमीडिएटली चेंज द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन थी। Babur had neither time nor opportunity, and Humayun neither inclination nor ability. Inclination बहुत अहम वर्ड है, बड़ा मजे का वर्ड है। Inclination nor ability to evolve a system of civil government. Thus, the establishment of Mughal administration on ideas and principles of different from those of the Delhi Sultanate was mainly the work of Akbar. अब ये देखिएगा,
ये है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वाज ट्राइंग टू सेंट्रलाइज द सिस्टम। ये अहम यहाँ पॉलिटिकल साइंस वाली बात आने लगी है कि उन्होंने सिस्टम को सेंट्रलाइज किया कि जनाब एक सेंटर बनाया जाए जहाँ पे सबके हाथ में पावर हो, कॉमन पावर हो, और फिर वो पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाए बाकी जो उसकी छोटी मोटी रास्ते हैं। अच्छा, उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत उसको देखा जाए तो सम ऑफ देम ट्राई टू सेंट्रलाइज, बट जैसे खिलजी ने भी ये पॉलिसी अपनाने की कोशिश की सेंट्रल। राजपूत जो थे, राजपूतों का काम था वो फ्यूडलिज्म पे बिलीव करते थे, उनकी हमेशा जो पॉलिसी ना वो डिसेंट्रलाइज रही। ठीक है, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो मुगल फॉलो द स्केल्टन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेर शाह सूरी, ठीक है, प्लस पर्शियन एंड अरबिक एलिमेंट्स फॉर आल्सो फाउंड इन। उसके बाद अकॉर्डिंग टू ये एक राइटर है जिसका नाम है जादूनाथ सरकार, उसने लिखा है जनाब कि द मुगल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज अ कम्बिनेशन ऑफ इंडियन एंड द पर्सो अरबिक सिस्टम। ठीक है, अब ये बात आप समझिएगा कि इस्लाम अरबिक से आया, अरबिक ने सब्जुगेट किया टर्किश स्लेव को, टर्किश स्लेव ने सब्जुगेट किया पर्शिया को, और पर्शिया से निकल के आया दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत यस इट वाज द अमलगेशन ऑफ पर्शियन अरबिक। ठीक है, अरब पर्शियन एंड अरबिक कल्चर। अच्छा, यहाँ पे देखें ये यूरोप है, ये अब अगर आप वर्ल्ड मैप को एक साइड पे रखें और दूसरी साइड पे इस मैप को रखें तो आपको समझ आएगी कि यूरोप में क्या है क्रिश्चियनिटी, अफ्रीका में क्या है ट्राइब सिस्टम भी है और इस्लाम भी है, ऊपर मिडिल ईस्ट में क्या है जनाब इस्लाम है, और मिडिल ईस्ट के साथ ऊपर क्या लगा टर्क्स ट्राइब्स हैं, और मिडिल ईस्ट जो था इस्लाम जो था वो पहला ट्राइब्स के अंदर, ठीक है, टर्क्स जो थे